ठंडा है बेटा, जरा इसको बोलो गर्म, अगर सारे ठंडे लाए तो रख दें इसको। बस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अगले चंद मिनट्स के अंदर। सबसे पहले तो आप सब बच्चों को ईद मुबारक। ईद के तीसरे दिन पे आपको हमने ज़हमत दी। पहले भी रमज़ान की वजह से हमने सेशन को थोड़ा सा आगे लिया था क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी और ऑब्वियसली फिर जो लॉकडाउन की सिचुएशन बनी थी पूरे मुल्क में, तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो आगे फिर हमने कहा कि ईद का दूसरा तीसरा दिन हो, स्टार्ट कर दें। तो ईद का फिर तीसरा दिन बना। अच्छा, इंशाल्लाह ताला आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज इनफैक्ट एआरटीटी सीएसएस एकेडमी की लॉन्चिंग वाला सेशन भी है। तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे थ्रू आउट कंट्री से, पाकिस्तान भर से, और वो फर्दर तफसील चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि तफसील में खुद आके बता भी दूंगा और खुद देख भी लेंगे बच्चे। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, अच्छा, आप ऑनलाइन, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस है, लाइव ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस है? पहले मुझे आप में से वो बच्चे हैं जिनको लाइव ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस है वो बताएं, ताकि फिर आपको मैं अपना तरीक़ाकार बताऊं कि किस तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा। हाँ, रेज़ योर हैंड, ठीक है। कहफ एक है, कहफ। कहफ कहाँ से हैं आप? नूर, सलीम, ठीक है। और बहुत सारे लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भाई, थैंक यू वेरी मच। आप इतने सारे बच्चे जो हैं थ्रू आउट कंट्री से आपने एक ट्रस्ट रिपोज़ किया। इंशाल्लाह ताला आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और आपकी जो तैयारी है उसमें वी विल बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है? बेंड ओवर बैकवर्ड्स, क्योंकि सिविल सर्विसेज का ये जो एग्ज़ाम है, ये एक ड्रीम होता है, एक लाइफ़ होती है, ठीक है? आपने अपना ट्रस्ट इन अ वे अपनी लाइफ़ का मुझ में और इस इदारे में रिपोज़ किया है, तो वी विल बे कहते हैं ना कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो आपको आज ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरीके से हम लेके चलेंगे आपको, ठीक है? अच्छा, तो ये है कि काफ़ी सारे बच्चों का मुझे मतलब अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ा-सा मैं पहले इस पे चंद लम्हे बात करता हूँ, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ आज ऐसे राइटिंग पे। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम लाइव पढ़ाएँगे। लाइव का मतलब है जिस तरीके से अभी आप अ, इस सेशन को देख रहे हो। लाइव पढ़ाना इसलिए उसमें फ़ायदेमंद होगा क्योंकि आपको उन सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से होंगे, कि उन सब्जेक्ट्स ज़ेब बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। तो उसमें ये होगा कि देखो लाइव में अच्छा, आवाज़ की मुझे बताइएगा बच्चे सारे, आवाज़ कन्फर्म कर लें। आवाज़ ठीक आ रही है, बताएँ मुझे ज़रा। ठीक है, रिज़वान बेटा, रिज़वान अली, रिज़वान, बाकी बच्चों को आवाज़ ठीक आ रही है? तो थोड़ा-सा आप अपने अपनी तरफ से चेक कर लो। ठीक है, आवाज़ का जिसको भी इश्यू आएगा फ़ौरी से मुझे बताएगा, क्योंकि ठीक है, बुनियादी रिक्वायरमेंट है। हमारी तरफ से बेटा एक बहुत बड़ा ये सेटअप है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब जिस किस्म की चीज़ें यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लगी हुई हैं। तो अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू होगा, पूरी टीम मेरे पास मौजूद होती है, फ़ौरी से सॉल्व करती है हमारी एंड पे। बट अगर आपकी तरफ से भी इंटरनेट थोड़ा-सा वीक होगा, तो हो सकता है कि वो आप की एंड पे इश्यू हो। तो मैं पूछता रहता हूँ, बच्चा अगर कभी भी मुझे वॉइस के लिए रोकेगा, मैं रुक जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बुनियादी बात ये है कि लाइव कुछ सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि आपसे लाइव इंटरैक्ट हम कर रहे हैं। जैसे अभी आपके मेरे पास ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो आपके जो भी सवालात होंगे, उनको मैं देख पा रहा हूँ। आपके वही इंस्टेंट क्वेश्चन्स को मैं रिप्लाई करता जा रहूँगा। जो इस इश्यूज़ स्पेसिफिक टू यू हैं, देखिए कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नॉलेज बेस्ड होंगे। मैं मिसाल दूँ जैसे कि जी नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट में क्या आता है जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी आता है, ठीक है? अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी में क्या होगा, कुछ चीज़ें हैं जो हैं, फैक्चुअल पोज़ीशन होगी। तो वो अगर आप रिकॉर्डेड वर्ज़न में भी पढ़ेंगे तो वो एक ही बात होगी। बट राइटिंग या एसे राइटिंग या कंपोज़िशन,
ठीक है, ये वो कुछ एरिया है जिसको हमने डिसाइड किया कि हम लाइव पढ़ाएंगे। लाइव पढ़ाने से क्या होगा कि आपको मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब इसमें जो बच्चे फर्स्ट टाइम हैं जिसने कमेंट लिखा ना कि जी मैं एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, तो बेटा जिस को जो सवाल होगा ना, वो आप सवाल लिखते जाएंगे और एक-एक सवाल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसको मैं देख रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। ये नहीं कि कोई और बंदा होगा जो सिलेक्ट करके मुझे देगा, नहीं। इस तरीके से पढ़ाने का एआरटीटी बिज़नेस स्कूल एआरटीटी सीएसएस एकेडमी की जो जिसको कहें ना कि जी ओवरऑल जो मदर है वो है एआरटीटी बिज़नेस स्कूल, जो कराची का बल्कि पूरे मुल्क का सबसे बड़ा सीए का कॉलेज है। एक बहुत बड़ा इदारा है और इसमें ये जो ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे मैं टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ, कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन अ ईयर का है ऑनलाइन पढ़ाने का। तो रेस्ट एश्योर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन पढ़ाने के, आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है? चलें सेशन स्टार्ट करें बच्चों? स्टार्ट करें? अच्छा, उनमें से एक मुझे बता रहे हैं, रिज़वान बता रहे हैं कि जी आई एम योर स्टूडेंट। ठीक है रिज़वान, आपको तो पूरा अंदाज़ा होगा। जॉब होल्डर्स के लिए बिल्कुल ठीक है, जो-जो सवालात होंगे ज़रूर कीजिएगा और जनरल सवालात भी कीजिएगा। मैं सेशन के एंड पे ना आपको थोड़ा-सा टाइम दे दूँगा, जिस पे आपको जनरल सवालात हो ना, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में, बाकी फैकल्टी के बारे में या अकेडमी के बारे में तो बेटा ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? उस्मान वेलकम बेटा, वेलकम फ्रॉम कश्मीर, वेलकम फ्रॉम कश्मीर। जॉब होल्डर्स रेहान ये है कि ये जो सारे सेशंस होंगे, जो रिकॉर्डेड और जो लाइव होंगे उसको एक्सेस में होंगे। यानी अगर आप में से वो बच्चे जो ऑन टाइम, जैसे हमने टाइम रखा आज 2 बजे, अब 2 बजे आप नहीं आ सकते क्योंकि आप जॉब करते हो, तो उस सूरत में आपको वही जो लेक्चर होगा रिकॉर्डेड वर्जन में मिल रहा होगा, क्योंकि आप जब अकेडमी का हिस्सा बन जाओगे तो उस सूरत में आपको जो ये पूरा का पूरा सेटअप होगा वो एक्सेस में होगा, मटेरियल एक्सेस में दिया जाएगा आपको, आपको पूरे लेक्चर्स एक्सेस में दिए जाएंगे, टीचर्स आपके साथ जो होंगे वो एक्सेस में होंगे। एलएमएस बिल्कुल है, ये जो नारे जो है, नारे जो एलएमएस एक्सेस में होगा, जैसे ये एडमिशन प्रोसेस जो है क्योंकि अभी इन प्रोग्रेस है, तो आप जैसे जैसे एडमिशंस करते जाएंगे तो आपको अपनी एक आईडी और पासवर्ड होगा, जो हमारी जो वेबसाइट है उस पे आप लॉगिन करोगे, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है? अच्छा, वन मिनी सेशन फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन, भुट्टो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अभी हमने स्टार्ट कर दिया ना, अब आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे, ठीक है? मैं आपको इसी सेशन में अपना नंबर भी दे दूंगा, डायरेक्टली अब आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाओगे, स्टाफ के थ्रू अब आपको जरूरत नहीं होगी। आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे कि जब एकेडमी हम लॉन्च करें, स्टार्ट करें पढ़ाना, तो आप सबके साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन में आता रहूंगा, ठीक है? तो आपको जो जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई, जनरल चीजें हो गई, देखो इन अ वे आपको जो बाकी सारी चीजें हैं ना, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे भी पढ़ाऊँगा, मैं इस पूरी अकेडमी का ओवरऑल मेंटर भी हूँ, आप सब बच्चों का मेंटर भी हूँ, गाइड भी हूँ। आपके जो इश्यूज़ होंगे उनको डायरेक्टली देख रहा हूँगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, ठीक है? और कुछ अगर नहीं है तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मैं यूज़ कर रहा हूँगा एक प्रेज़ेंटेशन और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँगा ये एक, अगर आपको नज़र आ रहा हो, बल्कि अभी आपको नज़र आ जाएगा। वन नोट जो होता है इन अ वे वो बोर्ड की तरह काम करेगा, उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? सबसे पहले अच्छा, इसमें एहसन ऑडियो क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है बेटा, तो देखो हम चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नंबर है जो इस वक़्त क्लास अटेंड कर रहा है। तो वो थोड़ा-सा ना मुमकिन नहीं होता कि हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, फिर वो सारे बच्चों के लिए ना लर्निंग जो होगी, वो डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए हम करेंगे क्या कि जिस बच्चे को स्पेसिफिकली ऑडियो का जो है ना, उसका मैं हल बताता हूँ क्या है। ऑडियो का भी हल है मेरे पास। हल ये है बेटा कि आपको जो सवाल अगर ऑडियो के थ्रू सॉल्व करवाने हैं ना, तो आप करेंगे क्या, मेरे नंबर पे या जो फैकल्टी मेंबर होगा उसका नंबर होगा या एक नंबर होगा, जो हम आपको बता देंगे, मेरा नंबर ही आप ले लो, उसमें क्या होगा, आप मुझे सवाल भेजोगे, ठीक है? यानी वॉइस में आप सवाल भेजोगे और मैं आपको इंशाल्लाह उसी वक़्त उसका जवाब भी वॉइस के थ्रू दे दूँगा। और अगर कोई इंटरैक्टिव सेशन रखना हुआ जिसमें बच्चों के जो लाइव सवालात की होगी, तो बेटा लाइव सवालात को भी मैं एक अलग से सेशन के थ्रू कवर कर लूँगा, ठीक है? टेंशन ना लो तो। और जिस-जिसके सवालात हैं
प्लीज कर लो ताकि मैं सेशन स्टार्ट करूं। ठीक है, और भी सवालात हैं बेटा आप कर लो, मैं फिर सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, शामीन किस चीज की बेटा पिक्चर क्लियर नहीं है आपके पास? जवाद, ये ऑनलाइन हमने सेटअप स्टार्ट किया है सीएसएस का। फेस टू फेस ऑनलाइन के थ्रू ही क्लासेस होंगी। ठीक है, फिजिकल क्लासेस जो होंगी वो हम ऑफर नहीं कर रहे, ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं। उसकी वजह है दो तीन। एक वजह तो ये है कि देखो जो मुल्क में इस वक्त ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, अब वो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑनलाइन के सेटअप अभी बने हैं ये कोविड की वजह से, वो इतने स्टेट ऑफ द आर्ट हैं कि जिसकी वजह से आपको अंदाजा नहीं है कि एजुकेशन और खास तौर पे हायर एजुकेशन जो है वो परमानेंटली चेंज हो चुकी है। तो आपको फील नहीं होगा कि ये देखिए फेस टू फेस नहीं है बेटा, फेस टू फेस से ज्यादा आपको मजा आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम तो इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम तो इसको पढ़ा रहे हैं, हमें अंदाजा है। और दूसरी चीज देखो, फेस टू फेस की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होंगे। और इसमें एक एडिड एडवांटेज पता है क्या है? देखिए, एडिड एडवांटेज ये है इस पूरे सेटअप का कि आपको जो पढ़ाया जा रहा होगा वो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा और वो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास एक्सेस में होगी। ठीक है, जब आपके पास रिकॉर्डिंग एक्सेस में होगी तो उस सूरत में होगा क्या, आप जब चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो। वसीम ये देख लो बेटा इसका, आप जब चाहोगे तो उस सेशन को दोबारा रिवीजन के लिए देख सकते हो। देखो, फिजिकल जो ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं उसमें ये होता है कि आपने एक दफा सुनना है और उसमें आपने जो नोट्स बनाए तो बनाए, उसके बाद आपकी लर्निंग स्टॉप। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जी आप अटेंटिव नहीं थे। जो देखो फिजिकल जो ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं उसमें ये होता है कि आपने एक दफा सुनना है और उसमें आपने जो नोट्स बनाए तो बनाए, उसके बाद आपकी लर्निंग स्टॉप। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जी आप अटेंटिव नहीं थे, आपने चीजें वहां नहीं सीखी, तो होगा क्या, आपको इतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो सीएसएस का सेशन हमने जो डिजाइन किया या सीएसएस की पूरी एकेडमी डिजाइन की, उसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाके जाने के लिए हमने ये ऑनलाइन लेके आए हैं ताकि फिर चीजें आपको रिकॉर्डिंग में मिल सकें। ठीक है, अच्छा फीस वगैरह सारी जो डिटेल्स हैं इसकी बेटा, वो हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नंबर मैं आपके साथ मिस उमेमा शेयर कर दूंगा, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगी हुसैन। ठीक है, वरना मेरा नंबर है बेटा, उस पर मैसेज करना, मैं आपको टाइप करा दूंगा। अच्छा, अब ये पर्टिनेंट सवाल है, सलीम ने पूछा है कि क्या नोट्स बनाने की जरूरत है। देखो बेटा, नोट्स आप जरूर बनाएं, सेशन के दौरान एक्टिव रहें। वजह यह है कि जब आप एक्टिव होंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, सारी मटेरियल आपको जो भी एकेडमी में रजिस्टर होता जाएगा सारी चीजें आपको, ये स्लाइड्स भी मिलेंगी, मटेरियल भी मिलेगा। ऐसे कि जहां तक जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो उसके आपको मटेरियल किस किस्म का प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको ग्रेडेड मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर वो आगे चल के चलो मैं बात कर लेता हूँ ना आपसे। ठीक है, काइंडली स्लाइड रीडेबल नहीं है, सही करें। ये स्लाइड कौन सी रीडेबल नहीं है बेटा? ये तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया बेटा। आप अगर मोबाइल फोन से देख रहे होंगे तो उस केस में, अच्छा ये एक नंबर है मिस सुमैमा का, अभी आप लिख लो, जो जिसको फी की डिटेल्स चाहिए थी, 0336 0336 8487 345। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा बेटा टेंशन नहीं लीजिएगा, जिसने कहा है कि ये स्लाइड्स रीडेबल नहीं है बेटा, सब रीडेबल हो जाएगा। अभी आप बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन की, और इंशाल्लाह ताला आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा काइंडली मुझे आप इंटरेक्ट करते जाइएगा, मुझे बताते जाइएगा अगर कहीं पे आपको इशू आ रहा है। पहले मुझे बताएं, वन नोट नजर आ रहा है आपको, बोर्ड नजर आ रहा है? ओके, अच्छा देखिए, सीएसएस में ऐसे को मुश्किल क्यों समझा जाता है, जान क्यों जाती है ऐसे से? पता है जब सीएसएस में हम भी
मैंने भी जीएसएस किया तो बस ये था ऐसे निकल जाए, बाकी मैं खुद निकाल लूंगा, ऐसे निकल जाए बस। ये ऐसे में ऐसी क्या चीज है? कभी आपने सोचा है कि ऐसे में ऐसी क्या चीज है कि जिसको मतलब जिसकी वजह से ऐसे फेल होता है? ऐसी क्या चीज है? आज हम आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा, आज मैं आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा कि ऐसे में है क्या। देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि जी कहाँ और किस रीजन से फेल होता है बच्चा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का नहीं पता होगा। ठीक है, अच्छा चलें, आप मुझे बताएं सबसे पहले, ये मुझे बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो समझते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी है? आप में से कितने ऐसे हैं, मतलब ऐसे क्विकली बता दें, जो कहते हैं जी मेरी इंग्लिश तो बस कमाल की इंग्लिश है, मैं तो बस बोलता हूं तो अंग्रेज साइड पे हो जाते हैं, कहते नहीं ये अंग्रेजी तो अंग्रेजी दान तो ये है। या जो समझते हैं कि हमारी अंग्रेजी बहुत पुअर है, एवरेज एवरेज और पुअर है, ठीक है, क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है। ठीक है, और सीएसएस में जो बच्चे आते हैं, पूरे मुल्क का मैं बता रहा हूँ, हर बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, कुछ की स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, और आप में से जिसकी स्कूलिंग अच्छी है, लकी, लकी यू। ठीक है, लकी यू। और जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, देखिए अगर हम ऐसे स्कूल से पढ़ते हैं, पूरे मुल्क की बात है ना, सीएसएस कोई एक शहर की बात तो नहीं है ना, कराची, लाहौर, फैसलाबाद की तो बात नहीं है ना, पूरे मुल्क की बात है, हर किस्म की। और एजुकेशन का मयार क्या है हमारा? ऑब्वियसली पुअर है। तो अगर एजुकेशन का मयार, तो आउटपुट क्या होगी? ये आपकी और मेरी गलती थोड़ी है, ये आप और मेरा फॉल्ट थोड़ी है कि हमें कहा गया कि जी आपकी मीडियम इंग्लिश होगी और इंग्लिश सही से नहीं पढ़ाएगी। मगर देखो, आपकी और मेरी गलती कहाँ है? जब हम खुद रियलाइज करने के बाद मेहनत ना करें, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेटा मुझे कुछ सपोर्ट के लिए दे दो इसको। ठीक है, ये मुझे बस, ठीक है, सही, यहाँ यूं सेट कर लेना, मतलब यही रही क्या, डिस्कनेक्ट ना हो जाए ना कोई इसकी। ठीक है बच्चों, अच्छा आवाज ठीक है? काइंडली कंफर्म कर लो, आवाज सारी चीजें ठीक है? कफ ठीक है बेटा, आवाज 8th ग्रेड ओ लेवल इंग्लिश ठीक है। चलो देखो, अब बात ये है कि जब जिस चीज में जाके हम लिखते हैं, जिस मीडियम में हम लिखते हैं, उसकी महारत ना हो, तो मैं आपको आज आइडेंटिफाई करके देता हूं बच्चों कि आप इंग्लिश ऐसे में हम कैसे लेके चलेंगे, है क्या 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 रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं इस वजह से। देखिए, सीएसएस का जो ऐसे है, उसके अंदर बुनियादी तौर पे रिक्वायर्ड स्किल्स कौन कौन से हैं? एक होता है ना रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो आपको चाहिए, जिसको आपने सीखना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसको कहा जाए कि जी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हासिल करोगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। वो क्या है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्स क्या हैं ऐसे के, इंग्लिश ऐसे के, सीएसएस का जो ऐसे है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जनरल इंग्लिश अच्छी हो। जनरल इंग्लिश में किसको कहता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल इंग्लिश अच्छी हो, अंग्रेजी आती हो। देखो भाई, आप में से किस किस को पता है कि इंग्लिश के कुछ अंग्रेजी कुछ फिलोसोफर्स थे, उनमें से कुछ फिलोसोफर्स की किताबें सिर्फ ऐसे पे हैं। ठीक है, किसी को कोई नाम याद आता है किसी फिलोसोफर का या किसी बड़े स्कॉलर का कि जिसने ऐसे ऐसे लिखे हो, ऐसे शॉर्ट ऐसे लिखे हो? है किसी को नाम कोई? किसी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, रसल, ठीक है रसल है, और बेकन, बेकन ऐसे पढ़ा है आपने, फ्रांसिस बेकन है ना? इसका मतलब समझते हो क्या हो? देखो, इसका मतलब ये है कि ऐसे, ये बात सुनना मेरी तवज्जो से, ऐसे बजाते खुद एक जॉनर है। ठीक है, एक एक किस्म का एक पीस ऑफ राइटिंग तो है। अब जैसे देखें, एक क्या होता है भाई, नॉवेल लिखना, नॉवेल लिखना, अब आपने नॉवेल लिखनी है तो नॉवेल बजाते खुद क्या एक जॉनर है ना, राइटिंग लिटरेचर का एक जॉनर है। फिर आपने लिखनी है पोइट्री, तो पोइट्री की फिर किस्म क्या होगी, को क्या लिखना है आपने, गजल लिखना है, हाइको लिखना है, क्या लिखना है? हर एक मखसूस जॉनर होता है, उसमें से वन ऑफ द जॉनर इज ऐसे। तो ऐसे लिखने के लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है? आप लिख किस जबान में रहे हो? आप लिखते हो इंग्लिश ऐसे, इट्स इंग्लिश ऐसे, तो इंग्लिश की महारत तो होना लाजमी है ना। फिर सिर्फ अंग्रेजी नहीं चाहिए, अंग्रेजी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज हम उसको क्या करेंगे, वी आर ब्रेकिंग इट इनटू पीसेस। फिर उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे पिटफॉल्स क्या है,
फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक को अक्वायर करेंगे, एक एक चीज को ठीक करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी होना, आप में से कितने ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है? आप में से कितने बच्चे हैं जो समझते हैं कि नहीं मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसको ठीक करने की जरूरत है कि नहीं है। ज्यादातर देखो आप में से जिन जिन बच्चों ने सीएसएस का फैसला किया कि आज मैंने सीएसएस करना है, और उसके बाद अब जैसे मैंने जब सीएसएस का फैसला किया ना कि मैंने सीएसएस करना है, पता है पहला काम मैंने क्या किया, मैंने कहा जी सीएसएस करना, अगला काम क्या किया, अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी। मतलब बात ये है कि आप मुझसे अगर पूछो कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सीएसएस की, मैं कहूंगा राइटिंग। 50% ऑफ सीएसएस इज इन योर पॉकेट अगर आपको लिखना आता हो, अच्छा लिखना आता हो। देखो कैसे, देखो सिर्फ अच्छा लिखना, राइटिंग द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि जो चीज आपके जहन में आपने पढ़ा, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, आपने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, आपकी नॉलेज है, बट अब आपको करना है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, राइटिंग के थ्रू करेंगे। तो जो नॉलेज है उसको इम्प्रेसिवली, ठीक है, उसको फोर्सफुली जब प्रेजेंट करने के लिए आपको जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है राइटिंग। तो ना सिर्फ ऐसे, बल्कि आपका पूरा सीएसएस डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, राइटिंग पे, इस कोर्स पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस कोर्स को पढ़ाने का फैसला ही मैंने इसीलिए किया कि ये मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है। अब इंग्लिश राइटिंग पे या जनरल इंग्लिश पे पहले आते हैं कि अंग्रेजी अच्छी हम किसको कहते हैं, बताएं। आप सबको पता होगा, नहीं पता है? देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपको जब बात करते हैं इंग्लिश की, तो मैंने भी क्या किया, सबसे पहले ये उठाया ग्रामर, बेसिक किताबें उठाई, उस लैंग्वेज का ग्रामर। आप में से जिन जिन बच्चों ने ग्रामर पढ़ा है, नहीं पढ़ा टेंशन ना लें, अच्छे तरीके से हमारा जो एक कोर्स है इंग्लिश कंपोजिशन का, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। देखो सेकंड जनरल इंग्लिश में क्या बात है, सेकंड है डिक्शन। डिक्शन किसको कहते हैं जी, आप में से किसी को पता है? डिक्शन बताएं किसको कहते हैं, जफर बताएं आप, शामीन, सागर, बताओ भाई, यूज ऑफ वर्ड्स, और बताएं जी। डिक्शन किसको, अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं है ये, कपल ऑफ वर्ड्स नहीं, जफर और बताओ। डिक्शन, डिक्शन किसको कहते हैं? देखिए डिक्शन जो है, ग्रामर का तो आपको पता है, डिक्शन किसको कहते हैं? डिक्शन कहते हैं प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स। यूज ऑफ वर्ड्स तो है सिलेक्शन, प्रॉपर, प्रॉपर द वर्ड इज प्रॉपर, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, देखें प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स में क्या आता है। मैं एक मिसाल देता हूं, देखिए अगर हमें बोलना हो जी घना, घना जंगल, जंगल है और घना जंगल है, बताएं क्या बोलेंगे उसके लिए? जंगल को तो जंगल बोलते हैं, घना क्या बोलेंगे? यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, राइटिंग, ठीक है। आप बताओ, घना जंगल है, हम बोलना है इसको क्या बोलेंगे? डेंस, डेंस, डीप, सागर डीप भी बोलेंगे, डेंस भी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप आपके जहन में ये लफ्ज क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो डेंस लफ्ज आपने बोला, डीप क्यों बोला, क्योंकि अंग्रेज जो हैं जिनकी ये जबान है वो इस जगह पे इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, उस एक एक अंग्रेज थे, एक अमेरिकन था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने मेरे सामने एक अखबार पढ़ा था, मैंने उसको रखा सामने, मैंने कहा जी आप पढ़ो इसको, ठीक है। अखबार था द नेशन, नेशन को मैंने कहा जी आप पढ़ें अखबार को और बताएं ये कैसी अंग्रेजी है। तो उसने पहली टॉप स्टोरी पढ़ी और देन ही सेड कि I can understand it. He said like this, I can understand it. मैंने कहा what do you mean you can understand it? कहते this is not the way we write English. This is not the way we write. कहते अगर हमें लिखना होता हम ऐसे नहीं लिखते। मैं कहा what's the difference? आप अगर आप इसको लिखते और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट ने लिखी, इसका फर्क है। He said idioms, idioms, idiomatic नहीं है। हम जिस जगह पे कोई मखसूस वे में लिखते हैं, वो हमारी जबान का, देखिए ना, बच्चे जब बात करते हैं या बच्चे सीखते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, हर चीज को कॉपी कर रहे होते हैं ना। तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कॉपिंग, जो एक द वे इट इज स्पोकन, द यूजेज जो होता है, उस यूजेज को फॉलो करना होता है, कॉपी करना होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश राइटिंग की, तो इंग्लिश राइटिंग में डिक्शन का मतलब क्या है, जहां पे जो लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल करें। अब जैसे देखिए अभी मैंने आपको मिसाल दी क्या, कि घना जंगल हो तो क्या कहेंगे। अब आप में से जिसने कहा डीप, बिल्कुल सही कहा, डेंस भी कहा जा सकता है, थिक भी शायद इस्तेमाल होता हो, मगर अगेन द मोस्ट कॉमन वर्ड क्या है, द मोस्ट कॉमन वर्ड क्या है, डीप। अब मैं यही आके आपसे पूछता हूं कि जी मेरे बाल घने हैं,
वही लफ्ज उर्दू का लफ्ज क्या है, घना। ठीक है, अब बाल के लिए बताओ, अब क्या बोलोगे? अब आप बताओ क्या कहोगे? जब हम वही लफ्ज घना बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अंग्रेजी का व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड, बताइएगा, बताएं मुझे जरा। हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स, जंगल के लिए कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जंगल के लिए बताएं। अब सागर ने कहा थिक, सागर थिक, सलीम थिक, थिक है। नॉर्मल बलोच, आपका नाम क्या है? नॉर्मल बताएं, थिक। अब आपने देखिए उर्दू का सेम लफ्ज इंग्लिश में चेंज हो गया। अब जब जंगल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो डीप, बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो थिक बोला ना। कोई किसी ने डीप हेयर क्यों नहीं बोला? भाई वही डीप है ना। तो देखो आप में से जिन जिन को जो बगैर गाइडेंस के आज तक अंग्रेजी सीखते रहे, जो जिनको कोई गाइड नहीं था, वो सुन ले खास तौर पे कि ये नहीं है कि आप उठे डिक्शनरी उठाई और आपने वहां से लफ्ज याद करना शुरू कर दिए और जहां चाहे इस्तेमाल करो। थेसारस उठाया कि जिसका सिनोनिमस से जो चाहे इस्तेमाल करो। नहीं, बात सुन लो, ये नहीं है कि जी बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज आप इस्तेमाल करोगे तो सीएसएस वाला इंप्रेस हो जाएगा। नहीं, वो मुश्किल लफ्जों से इंप्रेस नहीं होगा, वो सही लफ्जों से इंप्रेस होगा। बात समझ आ रही है? जहां पे प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड हो, इडियोमेटिक हो, लगी कि वो अंग्रेजी है। देखिए वो मीरा की अंग्रेजी ना हो, वो प्रॉपर अंग्रेजी हो। उस प्रॉपर अंग्रेजी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डिक्शन, आपको यूज ऑफ वर्ड्स, आपको यूजेज का पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके अलावा ना देखिए ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक हम सबसे बड़ी जो है ना एक गलती करते हैं। अब देखना मैं कर भी रहा हूं, मैं गलती कर भी रहा हूं, जो मैं बात बता रहा हूं ना मैं गलती कर भी रहा हूं। ठीक है, ये देखो कैसा लग रहा है, पढ़ो जरा। मैंने जो लफ्ज लिखा है, क्या लिखा है, क्या गलती की है बताओ, आइडेंटिफाई करो, करो आइडेंटिफाई, क्या लिखा है मैंने और फील कैसे हो रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक है सलीम, बिल्कुल कैसे फील हो रहा है? देखो क्या लग रहा है, सर तारिक दुनिया ने यार सीएसएस अफसर है, वो स्पेलिंग सही नहीं लिखी उसने। फील कैसे हो रहा है? तो आपका एग्जामिनर कैसे फील करता होगा जब आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, बताओ। और अंग्रेजी जिस तरीके से बोली जाती है उस तरीके से लिखी नहीं जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर और उसकी स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस है। तो क्या होगा बच्चों, देखो अब आपको रियलाइजेशन हुई। ये अगर जिस चीज को क्या लग रहा है, मतलब अजीब नहीं लग रहा होगा, इफ वन एल इज मिसिंग हियर, तो क्या लग रहा है? ठीक है, अब आप अगर मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा कि जनरल इंग्लिश को मैं इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये आपके जो मार्क्स होते हैं ना, इन 3 चीजों पे, जनरल इंग्लिश की बात हो रही है, अभी राइटिंग पे हम पहुंचे ही नहीं, ऐसे पे पहुंचे ही नहीं है। ये तो बात हो रही है जनरल इंग्लिश की। ऐसे का देखिए, जब आपको अंग्रेजी आएगी तो लिखोगे ना। तो जिसकी अंग्रेजी सही नहीं है, वो हमारी जो सर एल्विन कोर्स करवाएंगे ना, सर एल्विन का जो सेशन होगा ना, वो मेरे सेशन के बाद होगा। सर एल्विन जो होंगे वो आपको यहाँ आके ठीक करेंगे। और आप सर एल्विन का सेशन देख लेना, आपको पता चल जाएगा हु इज ही। ठीक है, बहुत माशाल्लाह एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो है वो इंग्लिश के हैं और वो आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। इनफैक्ट सर एल्विन से जो मेरी जिसको कहते हैं ना सनाशाही कैसे हुई, मेरी वाइफ को एक दिन शौक हुआ कि जी मैं अंग्रेजी की आपका अपना एक्सेंट ठीक करूं। एक्सेंट होता है ना, तो छोटे बच्चे हैं हमारे, मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो उनमें से मेरी बेटी स्कूल जाती है ना, तो स्कूल से तो माशाल्लाह एक जबरदस्त किस्म की उनको एक्सेंट सिखाया जाता है, अमेरिकन और भी इनको प्रोनाउंस करना आता है, सब कुछ आता है, तो हमें नहीं आता। मेरी वाइफ ने कहा यार अजीब लगता है, मेरी बेटी अच्छी अंग्रेजी बोले। मैंने कहा अच्छा तुम, तो ढूंढा, पता चला जी एक सर एल्विन है, कोई बहुत अच्छे कोई अंग्रेजी दान है, उनका एक्सेंट कमाल का है। तो मैंने उनसे राब्ता किया, पता चला जी वो तो किसी जमाने में हमारे स्टूडेंट भी थे सीए के। तो उनसे मैंने, मेरी वाइफ ने ट्रेनिंग ली, बहुत फर्क आया उनका। फिर मैंने उनको इनवाइट किया, दिस इज वे बैक, कुछ 4-5 साल पुरानी बात है। मैंने उनको इनवाइट किया कि जी आप आए हमारी एआरटीटी बिजनेस स्कूल है सीए का, वहाँ इंग्लिश पढ़ाएं। माशाल्लाह उन्होंने ज्वाइन किया और अभी वो उनको मैंने इनवाइट किया सीएसएस के लिए। तो आप बहरहाल देख लेंगे, वो उन्होंने पाकिस्तान भर में जो इंग्लिश के टॉपर होते हैं ना, वो प्रोड्यूस किए हैं हमारी सी एकेडमी में। ठीक है, तो वो ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे। बट बहरहाल मैं भी इसमें से कुछ हिस्सा जो होगा जहां जरूरत होगी मैं भी आऊंगा। आगे आते हैं बच्चों, थोड़ी तवज्जो आगे कीजिएगा। अब हम आते हैं, देखिए जनरल अंग्रेजी हो गई ना, इसको भी देखना है। फिर क्या देखना है, सेकंड कंपोनेंट क्या है अंग्रेजी का? सेकंड कंपोनेंट क्या है? ऐसे का सेकंड कंपोनेंट बताएं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट, जिससे हमारी चीजें आइडेंटिफाई होंगी। बताएं क्या होना चाहिए? सर सेकंड कंपोनेंट है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन को मैं लिखना चाहता हूं राइटिंग, राइटिंग आनी चाहिए, जो जो कोर्स में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कंपोजिशन।
राइटिंग। अच्छा, अब जी राइटिंग क्या है इसके बारे में तो सारी तफसील आज से ही आना शुरू हो जाएगी। राइटिंग क्या है इसकी सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में। तीसरा कंपोनेंट बता देता हूं कि जी तीसरा कंपोनेंट क्या है। ऐसे का बताएगा कोई तीसरा कंपोनेंट आपके हिसाब से क्या है? तीसरा कंपोनेंट है आपके सब्जेक्ट की कंटेंट। जो सब्जेक्ट है ना उसके बारे में आपकी कंटेंट क्या है, क्या लिख रहे हैं, किस चीज पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कंटेंट क्या है। ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सीएसएस का अटेम्प्ट दिया और एक उन्होंने कहा कि जी पेपर, जैसे आप में से भी अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया है तो आपको एहसास होगा कि पेपर देने के बाद क्या हालत होती है। तो पेपर देने के बाद वो कहते हैं जी मैंने तो ये 16 सफ़े ठोक दिए, ये 16 सफ़े लिखे हैं। मैं कहा कमाल कर दिया यार, तुमने तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ऐसे लिखा। किस चीज पे लिखा? कहता है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म। अच्छा, मैंने कहा एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म मुझे तो अंदाजा था कि किस चीज को कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफी है, एक फिलोसफी थी जिस पे सवाल आया था। मैं आपको इंशाल्लाह ताला डाउन द लाइन पूरा पास्ट पेपर एनालिसिस भी दूंगा, जो सवालात जो टॉपिक्स आए हैं उसका एनालिसिस दूंगा। फिर आपको मैं रिकमेंड भी करूंगा कि जी इस बैकग्राउंड वाला यूं तैयारी करे ऐसे कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा एक आपके साथ ये रहेगा कोर्स। तो देखो कंटेंट जो थी उसने कहा जी एग्जिस्टेंशियलिज्म, अब उसका बैकग्राउंड ही नहीं था। मैं कहा यार एग्जिस्टेंशियलिज्म पे क्या लिखा तुमने? अब मैं उसको बोल नहीं पा रहा था कि यार तुमने तो मतलब तुझे जिसका पता नहीं उस पे लिख के आए हो। यार एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि एग्जिस्टेंस, देखो हमारा इस दुनिया में जो एग्जिस्टेंस हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब मैंने कहा यार ये तो गया, ये तो गया, क्योंकि वो एक अलग ही तरीके से उसको लेके गया था। अपने दिमाग से उसने जो चीजें बनाई वो लिख के आया, और बिलीव में उसके मार्क्स कितने आए थे? 00। बाकी सारा शानदार ऐसे नंबर। क्योंकि ऐसे बहुत रिस्की इसलिए भी है कि एक टॉपिक है, एक थीम है और दैट्स इट। तो जो सिलेक्शन हम करते हैं ना टॉपिक का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों में मैं गाइड करूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाए जरा एक कलेक्टिव लुक देखते हैं कि क्या है कलेक्टिव लुक। देखो बच्चों, कलेक्टिव लुक ये है कि अगर दिस इज ऐसे, दिस इज ऐसे, तो अब आप आए फेलियर की रीजन पहले गिनवा लेते हैं। अब आप देखो ना, इसी को उलट कर दो, आपको पता हो जाएगा कि फेलियर की रीजन क्या होती है। आप बताओ आपको क्या लगता है कि फेलियर क्या है? आपने अभी कॉपीज देखी नहीं है ना, सीएसएस की कॉपीज तो ऑब्वियसली आप देख नहीं सकते। बट अगर आपको कोई भी कॉपी देखने का अंदाजा हो, कभी भी कोई एक्सपीरियंस हो, तो मैं मिसाल देता हूं। मुझे किसी एकेडमी में, बल्कि इनफैक्ट मुझे डॉट में जो इनकम टैक्स एकेडमी है उसमें एक एक पेपर देखने का मौका मिला। एक टीचर थे, तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मैंने कहा यार मेरा तो शानदार, मैं तो टॉप करूंगा इस सब्जेक्ट में। वो कहता भी था यार इस सब्जेक्ट में सारे साइड पे जाओ, तारिक क्यों टॉप करेगा जी इस सब्जेक्ट। पता चला जी हम, हमारा जो 31st कॉमन था उसमें हमको 40+ ऑफिसर्स थे। तो पता चला जी मैं 14 नंबर पे हूँ उस पेपर में, 14। और आई वाज लाइक यार ये समथिंग इज रॉन्ग। मतलब मैंने टीचर को बोला क्या हो सकता है, वो भी देख रहा है जी नजर, ये क्या हुआ। तो मैं कहा सर आप कॉपी किधर है मेरी, दिखाएं जरा। मतलब टॉपर 14 नंबर पे है यार, दादा कुछ तो गलती हुई होगी आपसे। उन्होंने कहा इधर आ, इधर आ जरा। मैं क्या उनके पास, कहते हैं ये तुम्हारी कॉपी है देख। और कहा ये नंबर 1 पे जो आई है उनका, वो फीमेल ऑफिसर थी, उनका देखो, कॉपी चेक करो। यकीन करना मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यार मैं शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि 14 नंबर पे आया हूँ। शुक्र है। क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस था। जहां पे उसने मेरे सर्किल लगाए हुए थे ना चीजों के, और द वे उसकी प्रेजेंटेशन थी, कमाल। कमाल। देखिए इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर नॉलेज, इट इज द वे यू प्रेजेंट। द वे यू प्रेजेंट। आप अपनी कॉपीज अगर देख पाते हैं ना, आपका जहन तेजी से चल रहा होता है पेपर में, और आपका हाथ स्लो होता है ना, स्लो होता है। तो मैंने जो गलती आइडेंटिफाई की थी ना अपनी, दिमाग तेजी से चल रहा है, तो आप वर्ड्स मिस कर जाते हो, वर्ड्स मिस हो जाते हैं, कहीं की वर्ड्स मिस हो जाते हैं। और पढ़ोगे ना तो बच्चों वाला पेपर लगेगा, ये क्या है यार, इसको तो ये वो जो आगे बंदा बैठा हुआ जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ता है? उस पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आप कीवर्ड्स लिखते वक्त आप जल्दी जल्दी से, आप में से किसी से होता है ये? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो लिखते वक्त तेज लिखने के चक्कर में चीजें मिस कर जाता है? होती है कुछ चीजें मिस? बताएं आप में से कोई है? ख्याल रखना इस चीज का, ख्याल रखना, ख्याल रखना। ठीक है। बहुत सारी चीजें बेटा एक्सपीरियंस की बताऊंगा, काम की बताऊंगा, आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा उसका। ठीक है। अच्छा चलो, अब ये बात एक और सुनो बच्चों, कि जब हम इन्हीं जो मैंने आपके सामने चीजें लिखी हैं बोर्ड पे, इसी को उलट करो, आपको फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखो, ये पहला फैक्टर आते हैं, पहला रीजन फेलियर का है, ये है
सबसे पहले ऐसे फेल क्यों होता है जी? यहाँ से फेल होता है। कहाँ से फेल होता है सर? इधर से, ग्रामर से। आपकी अंग्रेजी ग्रामेटिकल नहीं है यार, कहाँ से पास हो गए? ग्रामर ही मतलब मिस्टेक्स कर रहे हो। अच्छा, पास्ट टेंस गलत लिखा, मतलब अगर आप खुद सोचो, सीएसएस है यार, कम ऑन मैन, कम ऑन, सिविल सर्विस आप प्रेस्टिजियस, और आप अंग्रेजी लिखना ना, ग्रामर की मिस्टेक करो यार, कहाँ से पास करें? क्यों करें यार? सोचो ना, क्यों करें? आप खुद होते, आप करते उसको, आप तो कहते उसको तो 2 थप्पड़ भी देने चाहिए साथ में, इसको ये मिस्टेक कर दी इसने, ठीक है ना? हम तो एक्सट्रीमिस्ट है ना, माफी नहीं करते। तो देखो बात ये है, इतना कंपेयर, आप देखो कितने 19,000 क्या स्टैटिस्टिक्स आए अभी, कितने कितने थाउजेंड अपीयर हुए थे, और पास कितने हुए? दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। भाई एग्जामिनर क्या दुश्मन है? आपको मुझे जानता है क्या कि जी आप कहाँ से हो, और आपका कोई कोई दुश्मन है वो बंदा? नहीं। देखो अपना स्टैंडर्ड हमें हाई करना पड़ेगा। देखो अगर आप जिंदगी चेंज करना चाहते हैं ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ मेहनत करनी पड़ती है? मिलके करते हैं। आ जाओ, मैं आपके साथ हूँ एज ए बड़ा भाई, मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, बताओ मुझे बच्चों, ग्रामर अगर ठीक ना हो, आप 2 पेज पढ़ोगे ना, आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि एग्जामिनर बायस हो जाता है अगेंस्ट यू इफ यू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इफ यू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपकी कंटेंट की वो कदर नहीं रहेगी, आपकी बाकी चीजों की वो वैल्यू नहीं रहेगी। इफ यू आर मेकिंग दिस ब्लंडर, कौन सी? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना। अब आपको पता कैसे चलेगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कर रहे हैं? जब आपको खुद ही नहीं पता होगा तो कैसे करें? तो जो हमारा कंपोजिशन का कोर्स है ना, वहां हमने ऐसी चीजें डिजाइन की हैं कि जो आमतौर पे गलतियां होती हैं, जो इंडो पाक मतलब ये जो रीजन है, ये एक ही किस्म की अंग्रेजी बोल रहे होते हैं ना, उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, सर एल्विन और मैं मिलके इस चीज को हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमने ठीक, अब इसके लिए लाजिम है आप में से वो बच्चे भी जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, जो समझते हैं कि सर हम तो बस तैयार हैं, हमने तो तैयारी की हुई है, मैं उनको भी एडवाइस करूंगा कि प्लीज हर क्लास लेना सर एल्विन की, हर क्लास लेना, ताकि हो सकता है कुछ एरिया हो क्योंकि आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आती, आपको ये एहसास नहीं होता क्योंकि आप अपने हिसाब से जा रहे हो। तो मैं बताऊं सबसे बड़ा जो मसला हमारा है ना, आप में से कितने बच्चे हैं जो समझते हैं डॉन पढ़ने से अंग्रेजी अच्छी हो जाती है? बोलो, बताओ जी, कितने बच्चे हैं जो डॉन पढ़ने से अंग्रेजी अच्छी हो जाती है? बोलो, आप समझते हो जी? सीएसएस करने के लिए रिकमेंड क्या करते हैं मुल्क भर में? डॉन। भाई जहां मैं जाता हूँ ना, पाकिस्तान में जहां गया हूँ, तो डॉन डॉन डॉन। मैं बताऊँ मुल्क, मेरी बात सुनो, अंग्रेजी डॉन पढ़ने से ठीक नहीं होती, मैं तो समझता हूँ खराब होती है। मैं तो समझता हूँ अंग्रेजी खराब होती है डॉन पढ़ने से। सर आप अजीब बात कर रहे हो। भाई अजीब कैसे? देखो वो जर्नलिज्म की अंग्रेजी है, वो जर्नलिज्म की अंग्रेजी है। ठीक है, वहां छोटे छोटे वर्ड्स प्रेफर किए जाते हैं, प्रॉपर वर्ड्स नहीं, छोटे वर्ड्स। हेडलाइन के अंदर वो क्या करेगा? छोटा वर्ड। मेरा जर्नलिज्म का सब्जेक्ट भी, मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट भी था, मुझे पता है किस तरीके से वो अंग्रेजी लिखते हैं, समझते हो? तो इसीलिए आपको जो सीएसएस के लिए आना है ना, सीएसएस का ऐसे पास करना है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट बताओ क्या है? बताओ, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए बताओ? और अगर वहां तुम वीक हो तो ऐसे रिस्क में बताओ मुझे, इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको मुझसे। क्या होना चाहिए अली भुट्टो? क्या होना चाहिए? नहीं, नंबर 1 स्पेसिफाई। लैंग्वेज की बात नहीं करो दिलीप, अब जनरल बात नहीं होगी। जफर बिल्कुल ठीक है। क्या क्या सैयद उसामा, क्या होना चाहिए? लिटरेचर गलत नहीं बेटा। अरकम क्या होना चाहिए? नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, ग्रामर की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रामेटिकल लिखें, लैंग्वेज आपकी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर एल्विन, सर एल्विन ही इज द एक्सपर्ट, वो आएगा, वो आपको बता देगा, वो आपको कवर कर पाएगा। देख लेना सर एल्विन आपको ऐसा जबरदस्त तरीके से वो पढ़ाएंगे, तो आपको एहसन बिल्कुल ठीक है बेटा। ये जो सेशन है, ये रिकॉर्डेड सेशन, आपको एक्सेस दिया जाएगा। इनिशियल चंद क्लासेस हैं, ये डेमो की हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन भी करा लेना बच्चों, ताकि फिर आपको ये जो ऑनलाइन जो पोर्टल है हमारा एलएमएस है, उसका भी एक्सेस हो, ताकि हर वक्त आप पुराने लेक्चर्स भी देख के आप उनको रिवाइज भी कर सको। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होगा बेटा? आपको क्या करना है? ग्रामर। ठीक है, ग्रामेटिकल, आपकी अंग्रेजी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, आप अपने सारे सीएसएस को रिस्क पे डाल रहे हो। क्योंकि देखो आपका जो आगे बंदा है जो पेपर चेक कर रहा है, वो उस बायस हो जाएगा ना, आप ही बायस हो जाते हो, आप ही बायस हो। आपका टीचर आपका कहीं आप पढ़ते हो, एक गलती कर दे,
कहीं कोई मौलवी है मस्जिद में कुरान पढ़ते वक्त, मगर मौलवी ने एक गलती कर दी, हम कहते हैं इसको तो कुछ नहीं आता, बोला कुछ नहीं आता, ठीक है ना, इसको तो मतलब कुछ नहीं आता। एक मिस्टेक जब कोई बंदा करते हैं हम कहते हैं इसको कुछ नहीं आता, और हम करते हैं तो क्या कहते हैं, यार इग्नोर करना चाहिए था। क्यों भाई, आप खुद इग्नोर नहीं करते, वो क्यों इग्नोर करे? तो आपका जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देख के बायस हो जाता है। मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा इसको, बट बहरहाल एक हमारे टीचर थे आईबीए कराची में, अनफॉर्चुनेटली आईबीए कराची में, वो खैर वो फुल टाइम नहीं थे, वो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर थे। वो कोर्स पढ़ाते थे एक चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाते थे। आप में से जिसको नहीं पता तो कुछ अरसे क्या 7 साल, आई थिंक 7 या 8 साल तक वर्ल्ड बैंक फंडेड एक प्रोग्राम था, जिसमें एफबीआर के जो 2 ग्रुप हैं, आईआरएस और कस्टम्स, इनको आईबीए कराची से एमबीए करवाया गया था। तो उन्हीं बैचेस में से हमारा बैच भी था। तो उसमें क्या था, एक टीचर जो पढ़ाते थे वो अंग्रेजी तो फ्लुएंसी उनकी फ्लुएंसी थी, बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं थे। वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं थी। वो इसलिए कि जो आप में से खुद अंग्रेजी सीख रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी करने वाला बंदा, ठीक है, वो मीरा वाली अंग्रेजी की गलतियां करेगा। कुछ लोअर लेवल पे, बिल्कुल मीरा की लेवल पे आके, कुछ हायर लेवल पे भी तो होती है ना, कुछ हायर। मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि बेटा जब भी तुम किसी जगह पे पहुंचो, ये फील करना कि ये सर्किल, जिस सर्किल में तुम्हारी वाह वाह हो रही हो कि यार क्या जबरदस्त अंग्रेजी बात करता है, क्या जबरदस्त लड़का है, ये यार ये कहता है, उस वक्त ये सोचना कि कुछ ऐसे हायर सर्किल भी होते हैं जिन सर्किल में तुम्हारी बात करना भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, तुम इतने कम और लोअर लेवल पे होंगे उनके लिए। तो ऑलवेज एम पर हाई। आपका एग्जामिनर आपसे ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश चाहता है, आप ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है। ये याद रखना, ग्रामेटिकली करेक्ट होना सिर्फ आपकी कंपोजिशन और एसे के पेपर के लिए नहीं है, ये आपके बाकी पेपर्स में भी काम आएगा, ठीक है। सेकंड बात बताओ बच्चों, बताओ जी, सेकंड क्या है, फेलियर की वजह क्या, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भी। आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स, रॉन्ग यूज, अपनी मर्जी से फेंको भाई। ये आपने जो रटे लगाए होते हैं ना लफ्जों के, लिखो। अरे यार कहीं से तुक नहीं बन रही उस लफ्ज का यूज करना, क्योंकि एक अजीब सा, देखिए ईयर जो होता है ना, ईयर अंग्रेजी में कहते हैं ईयर जो होता है ना, इज द बेस्ट जज। ईयर इज द बेस्ट जज, ईयर इज द बेस्ट जज, ठीक है, नॉट योर माइंड, ईयर इज द बेस्ट जज। कैसे? अब एक बात सुनो बच्चों, देखो एक आदत होती है ना, जिस आदत को मैं कहता हूं कि अच्छी अंग्रेजी सुनना। कम टाइम, देखो आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है आप टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, अगला अटेम्प्ट सर पे खड़ा है, कोई टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है। मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, एडवाइस ये है कि सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जब ब्रेक हो ना, जब नहीं पढ़ रहे, जब जब आपने कुछ ब्रेक करना है, उस वक्त सबके पास आईफोन होता है, सब आईफोन मौजूद है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, निकालो आप खोलो सीएनएन, खोलो बीबीसी, जो आपको अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, ब्रिटिश चाहिए, जो भी है, दोनों आर इक्वली एक्सेप्टेबल। तो आप उसमें से खोलो, 5 मिनट सिर्फ उसको सुनो, कोई जरूरत नहीं है इधर, बस सुनो। आपका जो ईयर होगा ना, ईयर, वो आपको आदी करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आदी करेगा करेक्ट वर्ड्स की तरफ, के लफ्ज कौन से यूज होते हैं, कहाँ कौन सा लफ्ज यूज होता है। कभी आपने बिजनेस के बारे में सुना, कोई न्यूज, चेंज करते रहो, कभी इन्वायरमेंट के बारे में, कभी साइंस के बारे में, कभी सोसाइटी के बारे में, कभी क्राइम के बारे में सुनो। देखो ये आदत डालो, अच्छी अंग्रेजी। अच्छी अंग्रेजी का मतलब कौन बोल रहा है, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूंगा नहीं, असल लोग जिनकी ये मदर टंग है उनकी बात सुनो। वहां से क्या होगा, वहां से आपको अंदाजा होगा कि जी प्रॉपर वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। और साथ में ऑब्वियसली ये कोर्स का हिस्सा है, ये पूरा जनरल इंग्लिश का कोर्स जो है सर एल्विन, इस पे भी आपके साथ मेहनत करेंगे। नंबर 2, सेकंड जो मिस्टेक होती है ना बच्चों, लफ्जों का गलत इस्तेमाल, जहां वो लफ्ज इस्तेमाल होता ही नहीं है ना, मतलब हम अपनी अंग्रेजी में, जो उसने मुझे अमेरिकन ने बोला था ना, बंदे ने क्या बोला था, आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, मतलब ठीक है समझ आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है, हम ऐसे नहीं बोलते। तो प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, आपका एग्जामिनर कोई बच्चा नहीं है, वो कोई आप और हमारी तरह नहीं है, कॉलेज से निकला हुआ, यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, अभी अभी वो खुद अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है, वो रेलवे ट्रैक पे दोस्त के साथ बैठ के अंग्रेजी में बात करता है, प्रैक्टिस करता है, नहीं नहीं दादा, वो आपको अंदाजा नहीं है आपके एग्जामिनर का। हम एक एक साहब थे सिविल सर्विसेज एकेडमी में, वो पढ़ाते थे सिविल सर्विस एकेडमी में, जब हम थे, वो कमाल, वो क्या कमाल की अंग्रेजी थी उनकी यार, कमाल कमाल, मतलब उन्होंने मास्टर्स किया था यूके से, और वो जो द वे ही स्पोक,
द वे हम कहते हैं सर कहाँ से, मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा सर जो जिस तरीके से आप बात करते हो मैं तो मतलब आई एम डाइंग टू डू इट यार, कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। उन्हें पता है मुझे क्या कहा था, उन्होंने कहा था एनिट ब्लाइटन कोई ऑथर है बच्चों की किताबें लिखता है उसको पढ़ो। एंड आई वाज लाइक यार क्या एडवाइस कर दी इन्होंने, कहते उसको पढ़ो। और मैंने वो कभी खैर पढ़ा तो नहीं एनिट ब्लाइटन को, मगर बहुत बेहतरीन एडवाइस थी। क्यों? वो आम तौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, किस सिचुएशन में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, फोन रखने को क्या कहते हैं बताओ जी, फोन रखना या डिस्कनेक्ट करना, आप कॉल पे बात कर रहे हो और फोन बंद करना, क्या कहते हैं उसको बताओ, उसके लिए लफ्ज क्या है? फोन रखना, फोन बंद करना, क्या लफ्ज है बोलो, आता है आपको? सलीम ठीक है, और कोई बताएं? नहीं, ड्रॉप नहीं, ड्रॉप नहीं, ड्रॉप नहीं, अरे आ गया सामने है ना, ड्रॉप नहीं। आप और बताओ जी। स्विच ऑफ नहीं बेटा, ऐसा वो बंद करने को कहते हैं, फोन को बंद करना, कॉल को मैं बात कहता हूँ बंद करना। कट ऑफ नहीं बेटा, नहीं बेटा, एक ही बंदे ने बताया। देखो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही चीज मैं समझा रहा हूँ। प्रॉपर वर्ड क्या है, अंग्रेज क्या बोलते हैं यहाँ पे? एम हायर बेटा, एम हायर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हैंग ऑफ भी नहीं कहते सफ्तर, क्या कहते हैं बच्चों? अली शान ने सही बताया, हैंग हैंग तो उसमें आता है, पुट ऑफ भी नहीं है बेटा। हैंग के साथ क्या आना चाहिए? हैंग हैंग के साथ क्या आना चाहिए? अली दोबारा बताओ, क्या आना चाहिए? हैंग के साथ क्या आना चाहिए? हैंग ऑन, हैंग ऑफ, ऑफ नहीं है, हैंग अप, हैंग ऑन, ठीक है। मतलब यार सामने आई रेस्ट माई केस, आई रेस्ट माई केस, अंदाजा हो गया, अंदाजा हो गया, एक आम रोजमर्रा का लफ्ज है, अंदाजा हो गया ना आप सबको, ठीक है ना। अब आप क्या करो, जिस चीज को नहीं पता सेशन के बाद जरा ढूंढ के मुझे दिखाओ जरा, यू विन सर। मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स। और प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स के लिए एक एक्सरसाइज छोटी सी, जैसे मैंने कहा ना 5 मिनट सुनो बेटा, सुन लो, 5 मिनट पढ़ो बस, 5 मिनट सुनना है, ज्यादा नहीं। देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 12 सब्जेक्ट हैं। आपकी अंग्रेजी जो होगी ना, वो थ्रू आउट उसकी तैयारी चलनी चाहिए। जैसे आपने किसी ने सोशियोलॉजी उठाया, किसी ने जर्नलिज्म उठाया, किसी ने कोई सब्जेक्ट उठाया, किसी ने इवन अरेबिक उठाया, कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आप उसके लिए टाइम रखोगे, ठीक है, टाइम टेबल बनाओगे, टाइम रखोगे कि यार सर मैंने इसको 2 महीने पढ़ना है, मैंने इसको 3 महीने पढ़ना है, मैंने इसको 1 महीना पढ़ना है, फिर आखिरी 1 महीना जो होगा मैंने खाली छोड़ना है। वो अपनी जगह पे सारी चीजें, बट आपने क्या करना है, आपने जो अंग्रेजी है ना, उसको मैं कहता हूँ आपने शायद किसी कोई कमाल की जगह से आपके एजुकेशन भी हो ना, तब भी कंटिन्यू करो। और जिसकी अंग्रेजी बहुत पुअर हो, तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि रोज के 5 मिनट सुनो और 5 मिनट पढ़ो। पढ़ोगे कहाँ से बताओ, कहाँ से पढ़ोगे? अच्छी अंग्रेजी कहाँ पे मिलेगी? मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 2 सोर्सेस, एक इकोनॉमिस्ट, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, कोई आपको जरूरत नहीं है, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो ब्रिटिश एक मैगजीन है, वीकली आता है इकोनॉमिस्ट। और दूसरा मैं कहूंगा, आप अगर इकोनॉमिस्ट नहीं तो अमेरिकन जो है वो टाइम मैगजीन, ये होते भी चूंकि इनके टॉपिक्स किस चीज पे है, पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल, इनको ऐसे नहीं कि बैठ के आप सर तारिक ने बोला ये पढ़ो तो सारी चीजें छोड़ के जाओ, नहीं 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 नहीं, 5 मिनट्स डेली, 5 मिनट सुनना है, 5 मिनट बस, बाकी अपना काम करो, बाकी पढ़ते रहो। ये 5 मिनट, 5 मिनट्स अ डे, 5 मिनट्स अ डे फॉर राइटिंग, सॉरी फॉर रीडिंग, एंड 5 मिनट्स फॉर लिसनिंग। देखो इससे ज्यादा भी नहीं जाना बेटा, इससे ज्यादा नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप सीएसएस की तैयारी से निकल के कहीं और चले जाओगे। आपने सीएसएस की तैयारी रखनी है, ये 5 मिनट ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, देख लेना तुम। आप आज से शुरू करो, और ऐसे टाइम पे जो फ्री का टाइम हो, जो आपकी पढ़ाई में ना हो, उससे हटके हो। इकोनॉमिस्ट को, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स नहीं बेटा, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो है वो ग्रुप अभी हमारे एडमिन ने बनाया है ऐसे का, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, आपके साथ लिंक शेयर कर दिया उन्होंने, तो उसमें मैं आके लिंक्स भी भेजूंगा, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा ये आर्टिकल्स पढ़ो, मैं आपसे इंटरेक्ट करता रहूंगा उस ग्रुप पे, ठीक है। तो आप सिर्फ उसमें ना 5 मिनट देखो, कंप्लीट आर्टिकल भी नहीं, आपकी नीयत वहां ये नहीं है कि मैंने सीखना है इससे, आपकी नीयत यहाँ पे ये है कि पढ़ते वक्त सोचो कि क्या बात की गई है और कैसे की गई है, व्हाट इज बीइंग सेड एंड हाउ इट इज बीइंग सेड, वो लफ्ज क्या इस्तेमाल किया उसने, और कोई नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो,
छोड़ो, आपका जो ईयर होगा ना, जो सुनेगा, और जब आप पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग वहां होगा आदी होता जाएगा, आदी होता जाएगा। और एक वो टाइम आएगा, तो अगर आप 5 मिनट रोज पढ़ो, कितने दिन है आपके पास? अगर पूरा साल ले लो तो कितना टाइम है, कितना? तो देखो होगा क्या बच्चों, होगा ये कि आप कोई जुमला सुनोगे, देखोगे, पहचान लोगे, नहीं ये गलत है। आपसे पूछा जाएगा क्यों गलत है, ये नहीं पता बट गलत है, मुझे ना सही नहीं लग रहा। हम कहते हैं सही नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा। अब देखिए एक मिसाल देता हूँ आपको, उर्दू जो जिनकी मदर टंग है वो इस पे हमें गाइड करेंगे। तो एक लफ्ज है कश्ती और दूसरा लफ्ज है किश्ती। किश्ती और कश्ती, सही लफ्ज क्या है, जबर के साथ या जेर के साथ? न्यूज़पेपर पे नहीं जाओ बेटा, भट्टी नहीं, कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर पे नहीं जाए, ठीक है? कोई तो किश्ती सही है या कश्ती सही है, जबर के साथ या जेर के साथ? मैंने एक दफा अपने क्लास में एक सबक जैसे पढ़ाते उस्ताद, तो किश्ती पढ़ा, तो उस्ताद हमारे उर्दू के माशाल्लाह बहुत उर्दू दान थे, गलत, गलत, किश्ती कहाँ से? मैं कहा सर वो रात टीवी पे ऐड आया था, उसमें किश्ती था और वाकई ऐड पे किश्ती था, जेर के साथ था, गलत था। भाई जिसका ईयर था ना, अब वो सुन रहा है, द मोमेंट उसको लगा गलत, तो बेटा आपका जो ईयर होगा ना वो काम करेगा। आपको बहुत, आपकी बगैर तैयारी सीएसएस की तैयारी होगी। हालांकि आप उस वक्त फ्री बैठे हो ना, 5 मिनट सुनो और 5 मिनट पढ़ो। 5 मिनट फार्मूला एक हफ्ते तक मेरे सारे जो बच्चे जो बैठे हुए ना, सबने करना है। आपने मेरी बात माननी है। 5 मिनट्स रोज, बेशक वो रात के टाइम पे हो, सोने से पहले 5 मिनट से आगे नहीं बढ़ना, बंद कर दो। 5 मिनट पढ़ो उसको, बंद कर दो, ठीक है? 5 मिनट सुनो, बंद कर दो, सो जाओ। और आपने हफ्ते के बाद मुझे बताना है कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ठीक है? ये वो चीज होगी कि जो आपकी हेल्प करेगी। और बेटा फिर तीसरी रीजन क्या है जो बायस कर देगी एग्जामिनर को आपके अगेंस्ट? स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है? इसमें तो आपको अंदाजा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑब्वियसली आपको खुद को इंडिविजुअली देखना चाहिए। इंडिविजुअल इसलिए बोल रहा हूँ कि हर कोई अलग अलग इसमें स्कूल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आप करते हो ना मिस्टेक्स, बेटा ठीक कर लो। कैसे ठीक करेंगे? पहले देखो किन, लिखो, लिखने के बाद आप उसमें देखो कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है? या हम लोग जो एल्विन और सर एल्विन और मैं आपसे लिखवाएंगे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो कोर्स में पढ़ा रहा हूँ ना, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रैक्टिस पे होगा। मैं लाइव क्यों पढ़ा रहा हूँ? लाइव इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपसे लिखवाऊंगा, इसके सेशन में लिखवाऊंगा, आपकी एक एक चीज मेरे पास आएगी, आप सारे बच्चों की कॉपियां चेक होंगी, आपको वापस मिलेंगी। हमारा जो एलएमएस सिस्टम है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे आपको एक्सेस दिया जाएगा, उसके थ्रू आप हमें भेजोगे, उसमें आप अपलोड करोगे, पिक्चर लोगे, अपलोड करोगे, मेरे पास आएंगी, चेक होंगी, चेक होने के बाद वापस आपको अपलोड हो जाएंगी, आप चेक कर पाओगे। आपको वॉइस नोट के थ्रू उसमें बताया जाएगा, ठीक है? बताया जाएगा कि बेटा आपकी यहाँ, या आप, अब यानी इसका मतलब पता है कि कॉपी भी मिलेगी और वॉइस नोट के थ्रू आपको वहां पे इनपुट मिलेगा कि क्या गलती कर रहे हो। मैं आपसे लिखवाऊंगा, बहुत लिखवाऊंगा, रेस्ट अश्योर्ड। ऐसे की जो आपकी जो सबसे, देखो ना, ऐसे में करना क्या, लिखना है ना, तो लिखवाऊंगा ना, बहुत लिखवाऊंगा, मटेरियल दूंगा। अभी थोड़ा सा आप आगे जाओ कुछ सेशन में, इंशाल्लाह ताला आपको, आप जो उम्मीद लेके आए हो ना, अल्लाह ने चाहा तो बेटा आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है? तो लिखने वाली जो बात है वो भी हम ठीक करेंगे। अब आते हैं उसके बाद किस चीज पे जी, अब आते हैं जी चौथी, फोर्थ मिस्टेक क्या है? फोर्थ ये है बेटा, क्या है फोर्थ आपकी, बताओ? फोर्थ आपकी है लिखना ही ना आता हो। अब लिखने में देखो, आप में से किसको पता है कि कोहेरेंस किसको कहते हैं? कोहेरेंस सुना है आपने? आप में से जिसने किसी एकेडमी से अगर पढ़ा होगा तो एक लिस्ट दे देते हैं, मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं करवा के बताऊंगा कि किसको कहते हैं। बताओ जी, कोहेरेंस किसको कहते हैं? कनेक्शन को कहते हैं, बताओ कोहेरेंस। अच्छा, यूनिटी किसको कहते हैं? यूनिटी किसको कहते हैं बताओ? कोहेरेंस और यूनिटी में क्या फर्क है? अच्छा, एक ने लिखा यूनिटी, कोहेरेंस और यूनिटी एक चीज नहीं है, कंफ्यूज नहीं करें। ये चीजें कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को नहीं कहते कोहेरेंस, यूनिटी को नहीं कहते, कनेक्टिविटी तो ट्रांजिशन को कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, आपको राइटिंग ही नहीं पता था। अच्छा, किसी भी पैराग्राफ के लिए जो जो मेरा मेरा मेरी, अगर आप मुझसे कहोगे ना कि सर आप हमें एक बुक भी रिकमेंड करें, मैं कहूंगा बेटा बुक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मगर वो सारी चीजें मैं खुद आपको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कि राइटिंग है क्या। बेसिकली राइटिंग का उसूल क्या है? फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे, फ्रॉम पैराग्राफ, जिसको पैराग्राफ लिखना आएगा
वो क्या करेगा, सिर्फ ट्रांजिशंस करना सीख ले, ऐसे बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छे पैराग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट होती है? अच्छा आप मुझे बताओ, टॉपिक सेंटेंस किसको कहते हैं? आप में से किसने सुना है टॉपिक सेंटेंस या किसने नहीं सुना? सिंगल आइडिया, कोहेरेंस। दानिश ठीक है, टॉपिक सेंटेंस है। एक टॉपिक सेंटेंस, मैं आपसे कहता हूं कि एक टॉपिक सेंटेंस, आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो आज का सेशन चूंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, इस वजह से आज तो नहीं, अगले सेशन में मैं आपसे लिखवाऊंगा और फिर मैं आपको यही लाइव फीडबैक भी देता जाऊंगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस है। एक टॉपिक सेंटेंस को एक्सपेंड करना कैसे? सपोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ। हर पैराग्राफ के अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ का उसूल क्या है? पैराग्राफ एक आइडिया पे होना चाहिए। When the idea changes, the paragraph should change. तो हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। अब टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना चाहिए? सपोर्टिंग, देखो सीएसएस का ऐसे ऐसे बिल्कुल तैयार नहीं होगा कि आपको एक लिस्ट दी जाए और ऐसे पढ़ लो। वर्स्ट मैं अपने एसेज दे दूं, मैं आपको सीएसएस के रिसेंट पास किए हुए बच्चों के ऐसे दे दूं, दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। दिस रट्टा लगा के ऐसे पास करना चाहते हो ना, आई एम सॉरी, नहीं होगा। एबिलिटी पैदा करो ना, एबिलिटी। मैं आपको देखो, वो कहते हैं मट्टी का एक होता है ना, घड़ा बनाना सीखो। ये मट्टी थी, मैं ये घड़ा इस तरह बनाते हैं, ये रखो, और आप गए वहां पे, एग्जामिनर ने घड़ा नहीं पूछा, उसने कहा जी प्लेट बना के दिखाओ, तो फिर भी घड़ा बना के आओगे? बेटा मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ना, तो एग्जामिनर को बोलोगे चल बता, जो लिखना है बता। मैं आपको चीजें जब गाइड करूंगा ना, आपको लिखना सिखाऊंगा। और इट्स नॉट अ बिग डील, बिलीव मी, चंद टेक्निक्स है, सीख लो। आपको मैं आज बता देता हूँ, ये कोर्स जब एंड होगा ना, मैं आपको टॉपिक दूंगा, बगैर पढ़े लिख लोगे, बगैर पढ़े लिख लोगे, क्योंकि आपको लिखना आएगा। जब लिखना आएगा ना, तो आप सीएसएस वाले बच्चे इतना तो जानते हो हर इशू के बारे में। अच्छा नहीं भी जानते ना, तो जितनी जो आपकी बाकी नॉलेज होती है वो काम आ रही होती है। किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी इशू के बारे में, क्या होता है इशू के बारे में, ये देखो उसके कॉजेस क्या है, उस इशू के, उस प्रॉब्लम के कॉजेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो सारी टेक्निक्स जब सीख लेंगे, तो देखो सीएसएस में मैं आपको बताऊं, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन फेस करने की पॉसिबिलिटी है कि आप गए 12 में से या 13 में से एक टॉपिक पे आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मैं वहां पे भी आपको बताता हूँ। देखो तैयारी तो होगी आपकी, ये नहीं होगा कि तैयारी ना हो, ये मैं रिकमेंड भी नहीं करा के बगैर तैयारी के बाद, मगर मैं आपको पता क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वो चीज सीख लो, वो टेक्निक सीख लो, वो चीजें थोड़ी मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर करके मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, कि आपको तब भी पास करना आ जाए। अभी रिसेंटली मैंने किसी जो है वो सीएसएस क्वालिफाइड जो ऑफिसर हैं, फीमेल ऑफिसर थी, उन्होंने रीअपियर हुई, दोबारा एग्जाम किया, ठीक है? और उनसे मैंने पूछा जी कैसा पेपर हुआ? उन्होंने कहा सर पढ़ते ना पढ़ते एक ही जैसा पेपर था। मैंने कहा क्या मतलब? कहते जी सवालात ही वो आए थे कि पढ़ते तब भी नहीं आता, ना पढ़ते तब भी नहीं आता। मैंने कहा फिर कैसे लिखा? सर टेक्निक। बेटा वो टेक्निक क्या है? आपको भी अंदाजा नहीं है, आप पास कर लोगे, आप भी यही बात बोलोगे, आप बोलोगे टेक्निक। तो पढ़ना इज हाफ द बैटल, हाफ रिमेनिंग बैटल क्या? टेक्निक। वो टेक्निक आएगी इस राइटिंग के कोर्स में, ठीक है? टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग। अब सपोर्ट कैसे करते हैं बताओ? सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या होता है? सपोर्टिंग सेंटेंसेस में कैसे एक आइडिया को एक्सपेंड करते हैं? आइडिया को एक्सपेंड कैसे करेंगे? उसका बैकग्राउंड देके, उसको ब्रेक इनटू पीसेस करके, एक एक चीज को सेपरेट कनेक्ट करना, एनालिसिस करके, ठीक है? उसका कंपैरिजन करके, उस पर स्टेटिस्टिक्स देके, वेरियस मेथड्स होते हैं ना, वेरियस चीजें होती है ना, वो सारी आपकी एक एक की प्रैक्टिस होगी। ऐसे आपने देखा होगा ज्यादातर किस नेचर का आता है? एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिशन, ठीक है? कंपोज करना होता है, किसी चीज को एनालाइज करना होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी। और किन टॉपिक्स पे आएंगी? ये टॉपिक्स कोई ऐसे नहीं होंगे कि जो आपके सीएसएस से हटके हों। मैं खुद सीएसएस ऑफिसर हूँ, सीएसएस को पढ़ा रहा हूँ, सीएसएस के टॉपिक्स पे मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, सीएसएस के टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं क्या करूंगा। मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूंगा जिसके अंदर कंटेंट तो होगी, मगर उसमें कोहेरेंस नहीं होगी। अब कोहेरेंस किसको कहते हैं? वो रियलाइज कराने के लिए मैं कहूंगा पढ़ो, आप लोग पढ़ोगे, मैंने कहा व्हाट इज मिसिंग? आप कहोगे सर ठीक तो है सब कुछ। मैंने कहा नहीं, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, यहाँ ये लफ्ज ऐड कर दो। तो जब आपको वो रियलाइजेशन होगी ना, तो तबक खुलते हैं, अच्छा यहाँ ये था,
कोहेरेंस कैसे पैदा होती है, यूनिटी का क्या मतलब है, यूनिटी का क्या मतलब है, बताओ किसी को पता है यूनिटी का क्या मतलब है? किसी पैराग्राफ में यूनिटी कैसे आती है? पैराग्राफ में यूनिटी ऐसे आती है कि सारे जो आइडियाज उसमें आप दे रहे हो सपोर्टिंग सेंटेंस में, वो सिर्फ एक चीज से लिंक होंगे, यूनिफाइड होंगे। यूनिटी एक चीज से उसका ताल्लुक होगा। तो मैं यूनिटी कैसे चेक करूंगा, कैसे आपको रियलाइजेशन दूंगा? एक पैराग्राफ में एक चीज ऐसी डाल दूंगा जिसका ताल्लुक नहीं होगा, कहूंगा पढ़ो पढ़ो पैराग्राफ, बताओ क्या चीज आपका होगा सही है। मैं कहा ये जुमला कैसे ताल्लुक है इसका? तो इस तरीके से प्रैक्टिस 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 बेटा प्रैक्टिस। ठीक है, मेरा कोर्स जो होगा ना ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें आप भी लिखोगे, इसमें मैं भी लिखूंगा। लिखने से चीजें आएंगी, प्रैक्टिस से चीजें आएंगी। पहले सीखेंगे, पहले के शुरू के सेशन से होंगे, फिर आगे चल के जैसे प्रैक्टिस भी होती रहेगी, मैं इसमें सेपरेट सेंटेंसेस पे भी कोर्स जो होगा राइटिंग के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, अच्छा आखिरी चीज क्या है जो आमतौर पे मिस्टेक्स होती हैं? आमतौर पे जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चों, उसमें से एक चीज ये भी है, ठीक है, कंटेंट। कंटेंट वन ऑफ इट। देखो अगर आपको कहा गया ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखने का मतलब क्या अंग्रेजी लिखना होता है? कि अब तक तो जो बात चल रही थी वो अंग्रेजी पे चल रही थी, मगर जब हम कहते हैं ऐसे, तो ऐसे के लिए उसकी कंटेंट इज essential, is necessary, is important, is the writing itself। आप कमाल की अंग्रेजी लिखते हो, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हो, मगर आपके आइडियाज बच्चों वाले हो। आपके भाई कश्मीर का मसला सॉल्व कैसे करें? गिव अ डूएबल, डूएबल सॉल्यूशन होना चाहिए ना, डूएबल। हम कहें जी इंडिया पे हमला कर दो, कहानी खत्म। द बेस्ट सॉल्यूशन, भाई एक बंदा कहता है कि जंग, नाउ विल यू प्रपोज अ वॉर? बताओ, आपसे पूछता हूँ, विल यू प्रपोज अ वॉर विद इंडिया? आप बताएं, इज इट एडवाइजेबल? आपका ख्याल है कि इंडिया से वॉर करें? बताओ, नो। तो भाई है ना, जंग जंग में तो जाना नहीं चाहिए। जंग जब फोर्स हो तो छोड़ेंगे नहीं, जंग फोर्स होगी ना तो हम भी नहीं छोड़। मगर सपोज कर लो कि भाई आपके पास जो सॉल्यूशन है बाय पीस ट्रीटी, नेगोशिएशंस, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि आप एक कॉमन सेंस की बात तो करो ना। आप मैं वो बात बताने जा रहा था, सपोज करो आपका एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर सोच रहा है, तो क्या आपके आइडियाज देख के वो क्या जज कर रहा है? वो तो को एग्जामिनर को भी पता है बच्चों, उसको भी पता है कि मैं जिसकी कॉपी चेक कर रहा हूं, कल ये बैठेगा असिस्टेंट कमिश्नर, एएसपी, फॉरेन सर्विस से जाके बैठेगा। ये वो बंदा है, ये वो फ्यूचर का ये ब्यूरोक्रेट बनेगा, ये मुल्क को चलाएगा। आपको आपको एहसास नहीं होगा। अभी तो खैर आप चूंकि अभी मतलब तैयारी कर रहे हो, अल्लाह ने चाहा, मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जब आप सीट पे बैठोगे आपको खुद को एहसास नहीं होगा कितने बड़े बड़े फैसले हो रहे होते हैं। माइंडसेट, माइंडसेट, आपका माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उधर। तो आपके ऐसे में कंटेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो बिल्कुल दिलीप, पर्सनैलिटी टेस्ट तो होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में एक चीज सुनो जो आपको शायद अब तक किसी ने ना बताई हो, सुनो। हाउ इज ऐसे डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉनर? जॉनर होते हैं ना लिखने वाले। हमने एक किताब उठाई, उसका चैप्टर का ऐसे, रिसर्च पेपर भी तो होता है एक राइटिंग का, एक होता है रिसर्च पेपर, ठीक है। अच्छा जी, रिसर्च पेपर में और ऐसे में क्या फर्क है फिर? हाउ इज ऐसे डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर जॉनर? उसकी ऐसी क्या चीज है? सुनो, ऐसे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटिंग इन वन एस्पेक्ट, और वो ये है कि ऐसे में आपका क्या होता है? पर्सनल टच, what you think about that topic. If it is missing, it's not essay. It's not essay. It's piece of writing. It's piece of writing, but it's not essay. देखिए सीएसएस में लिखते वक्त डर कितना लगता है, डरपोक है ना, सारे जान जा रही होती है यार। वही लिखो जो एग्जामिनर चाहता है, और एग्जामिनर पता है क्या चाहता है? वो लिखो जो तुम चाहते हो, अपना पर्सनल टच। तो जो चीजें जब पढ़ती हो ना, उस वक्त अपना व्यू बनाए। मुझे एक बात बताएं, फलस्तीन में सुइसाइड बमिंग हलाल है या हराम है? सुइसाइड बमिंग, पहला सवाल, चलो फलस्तीन पे भी नहीं जाते, मैं आपसे वैसे ही कहता हूँ सुइसाइड बमिंग पे आपका क्या? सिर्फ सुइसाइड बमिंग हो, सिर्फ सुइसाइड बमिंग है, उस पे ऐसे आता है, क्या करोगे? आपके हिसाब से क्या है सुइसाइड बमिंग? बताएं, जायज ना जायज? सिर्फ सुइसाइड बमिंग की बात कर रहा हूँ, कोई क्वालिफायर नहीं लगाया उसके साथ मैंने। जायज ना जायज बताओ, ठीक है? जायज ना जायज, सपोर्ट करोगे या अगेंस्ट जाओगे इसके, बोलो। सुइसाइड बमिंग पे ऐसे आता है, सिर्फ सुइसाइड बमिंग, क्या लिखोगे? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगेंस्ट लिखोगे?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात यार, सुसाइड बमिंग बंदा उसके अगेंस्ट ही लिखेगा। मगर व्हाट इफ के सुसाइड बमिंग कश्मीर में हो और कश्मीरी कर रहे हो, और वो फलस्तीन में हो, फलस्तीनी कर रहे हो, अब बताओ। लोग कहते हैं ना, पता है सुसाइड बमिंग किसने याद की थी? आपको पता है सुसाइड बमिंग किसने याद की थी? सुसाइड बमिंग पहला सुसाइड बम किसने किया था? नहीं पता? नहीं, पाकिस्तान नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। आपको पता है ये किसने किया था? श्रीलंका के तमिल टाइगर्स। पता है आपको श्रीलंका के? वो तो मूवमेंट खत्म हो गई, हुकूमत ने उनको खत्म कर दिया। नहीं, हिजबुल्लाह भी नहीं था। श्रीलंका 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 हिस्ट्री जाके पढ़ोगे ना, फास्ट सुसाइड बमिंग वहां हुई थी। इन हालात में होती है, वो भी तो देखना होता है ना, हालात क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, हालात हालात। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ मुझे कि अगर व्हाट इफ, अब सवाल क्या है, व्हाट इफ के कश्मीर हो, व्हाट इफ के फलस्तीन हो, अब आप क्या समझते हो कि सुसाइड बमिंग की जायज है, होनी चाहिए, हो सकती है, हलाल है, हो सकती है? बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती? बताओ। जब 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 अब देखिए ना, जब एक तरफ एनिमी हो, उस एनिमी के पास टैंक्स हैं, उसके पास एयर फोर्स है, उस एनिमी के, और वो एनिमी उस पावर को यूज करके इन्फ्लिक्ट कर रहा है हेवी डैमेज, लोग मार रहे हैं, और मरने वाले लोग जो हैं उनके पास द ओनली वे इज सुसाइड बमिंग, जिसके थ्रू उसको जवाब दिया जा सकता है। अब बताएं क्या होगा? तो आपका ओपिनियन, योर ओन ओपिनियन। देखो मैं बताऊं यहाँ ना, अगेन एक बात बताऊं, समटाइम्स ना आप बड़े डरते हो। डरते क्यों हो? यार एग्जामिनर शायद इसकी सपोर्ट कर रहा होगा, बस मैं हलाल बोल दूं इसको, कैसे हलाल बोल दूं? यार ये तो गलत है, इंसानी जान है, वो तो सुसाइड बमिंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ना जिसको कहें मीक मीक, यस बॉस यस, बस वही खुश रखना, खुश हो जाए पेपर, एग्जामिनर पास कर दे, ऐसे पास नहीं करेगा। टेक अ स्टैंड, टेक अ स्टैंड, और उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स पेश करो। आप गलत भी होंगे ना, पास कर देगा। मैं होता ना एग्जामिनर, मैं कहता ये मेरा व्यू क्या है साइड पे रखो। एग्जामिनर अपना व्यू नहीं रखता, एग्जामिनर आपके आर्ग्यूमेंट्स के फोर्स को देखेगा। तो जो कंटेंट होती है ना, कंटेंट का मतलब सिर्फ राइटिंग में फैक्ट्स देना नहीं है। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, सिर्फ आप फैक्ट्स लिखे जाओ, फैक्ट्स लिखे जाओ, फैक्ट्स नहीं है। उस कंटेंट में एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, उसमें ओपिनियन देना। देखिए अक्सर क्या होता है, हम सारी चीजें एक जगह, हमसे ओपिनियन भी होता है, कहते हैं ना एनालाइज समथिंग, एनालाइज समथिंग, एनालाइज में ओपिनियन भी तो देना होता है ना। एनालाइज क्या कि आपने राइट फॉर एंड अगेंस्ट चीजें दी, डिस्कस समथिंग, फॉर एंड अगेंस्ट दी, ओपिनियन दिया ही नहीं अपना। मार्क्स क्यों लूज कर रहे होते हो पेपरों में? क्यों कम मार्क्स आते हैं? आप डर जाते हो, डर जाते हो, सारी चीजें पढ़ी हुई लिख के आते हो। भाई एग्जाम में कुछ आपका सीएसएस है या क्या है, कोई मतलब ग्रेजुएशन का पेपर है? ये ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है। यू हैव टू बी बोल्ड। जब आप देखो सिविल सर्विस के जो बंदे होते हैं ना, जब हम लोग बैठे होते हैं क्या करते हैं, वी हैव टू मेक अ डिसीजन, डिसीजन लेना पड़ता है, एंड इट कैन बी रॉन्ग डिसीजन, देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस। बैठे होते हैं ना, देखो डीएमजी का बंदा, पीएएस का बंदा जो है बैठा है, पुलिस वाला बंदा के फायर कर दो, फायर, लोग मर जाएं, फिर क्या करेंगे? वहां पे भी नहीं करेंगे फायर। भाई जजमेंट तो, डिसीजन तो करना है, एवरीडे वी मेक डिसीजंस। तो आपको जब एग्जामिनर एवेल्युएट कर रहा होगा, तो डिसीजन मेकिंग पे कर रहा होगा ना, यू मे बी रॉन्ग, याद रखो, यू मे बी रॉन्ग, बट द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स, कंटेंट में फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं, तो आप अगर उसकी रॉन्ग साइड पे भी हो ना, तभी पास करेगा, याद रखना। इट इज यू, नॉट द एग्जामिनर। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पर्सनल टच क्या है। आई होप कि बेटा आपको ये बात मेरी समझ आ गई है। बताएं जी, आपको ये बात मेरी समझ आ गई कि पर्सनल टच का मेरा मतलब क्या है? पर्सनल टच का मतलब ये नहीं कि अपनी तरफ से हम फैक्ट्स इन्वेंट करें। पर्सनल टच का ये मतलब नहीं, पर्सनल टच का मतलब है व्हाट आई थिंक अबाउट इट, दिस इज माय ओपिनियन, एंड उस ओपिनियन को मैं फोर्सफुली डिफेंड कर सकता हूँ, उस पर आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। भाई देखें, ऐसे बच्चे भी पास हुए जिन्होंने सुसाइड बमिंग को सपोर्ट किया, ऐसे बच्चे भी पास हुए जिन्होंने सुसाइड बमिंग को अपोज किया। बताओ क्यों पास हुए दोनों? इसलिए कि दोनों ने अपने अपने स्टैंड पे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। लॉजिक, इट शोज योर इंटेलिजेंस, इट शोज कि आप क्या हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप अपनी चीज को समझते हो, उसको कन्विंस। देखिए एक मार्केटिंग
जो भी एमबीए वगैरह से है जी, क्या पेन बेच के दिखाओ, अच्छा जी आप तैयारी करके गए थे, पेन पानी बेच के दिखाओ, ये बेच के दिखाओ, ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपका माइंडसेट। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट था आपको मैंने आइडेंटिफाई करा दिया कि कहाँ गलतियां होती हैं और किस तरीके से जाएंगे। अब जब हम ऐसे का कोर्स पढ़ेंगे, हम कैसे कवर करेंगे, हम ऐसे कवर करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइटिंग की चीजें सीखेंगे, आज से ही सीखेंगे। अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं आपको इंशाल्लाह आज कुछ चीजें इसमें पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, चूंकि हमें राइटिंग सीखनी है ना, तो राइटिंग सीखने के साथ साथ हम क्या करेंगे, कंटेंट की भी तैयारी करते जाएंगे। ठीक है, कंटेंट पे भी मैं आपको बहुत सारा कंटेंट मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा अपना बनाया हुआ, और साथ में फिर आपसे मैं कहूंगा कि इसको रीराइट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसकी तैयारी साथ में होती जाएगी। और आपको देखो कॉन्स्टेंट में आपको ये कोर्स इसलिए लाइव पढ़ाऊंगा, और मैं आपसे प्रैक्टिस की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, मैं आपको मॉनिटर करूंगा। एवरी बच्चा जो इस एकेडमी में रजिस्टर्ड होगा, पीछे हमारी टीम है मॉनिटर कर रही होगी कि जी ये असाइनमेंट सबमिट कर रहा है नहीं कर रहा, लिख रहा है नहीं लिख रहा। उसको हो सकता है जब मेरी टीम फील करेगी कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आई विल कॉल पर्सनली, ताकि उसको डांट सकूं कि भाई कर क्या रहे हो, सीएसएस में आए हो और अब जिंदगी चेंज करना चाहते हो अपनी अपनी फैमिली की, तो मेहनत तो करो। तो बेटा लिखोगे तो पास होगे, सीएसएस का एक उसूल बता रहा हूँ, लिखो तो पास हो। पढ़ना हाफ द बैटल है, लिखना हाफ द बैटल, लिखना पड़ेगा बेटा। और दूसरा फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो इंग्लिश कंपोजिशन होगा, ठीक है, उसको सर एल्विन कवर करेंगे आपके प्रेसी और कंपोजिशन वाले पेपर में, ये उसका हिस्सा है। सेट है, कोई सवालात हैं बच्चों, पूछ लो। अविनाश, राइटिंग अगर आपकी, इसका मतलब हैंड राइटिंग दिखने में अच्छी ना हो। देखो हैंड राइटिंग का उसूल ये है कि जितना फर्स्ट रीडिंग में बस पढ़ने में आ जाए, वो कोई आपने वहां पे ना फूल पत्ती नहीं बनाने होते, वो कैलीग्राफी नहीं करनी आपने कि बहुत खूबसूरत लिखो, नहीं, ऐसे ही हो कि पढ़ने में आ जाए। मतलब आप एग्जामिनर जो होगा ना, आपके कंटेंट को समझ पाए, आप उससे बहुत मेहनत ना करवाओ। क्योंकि देखो ना, आप खुद अविनाश अपने आप को आगे रखो। ठीक है, आप अपने आप को आगे रखो। आप ये सोचो, मुझे ये बताओ आप अविनाश, आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं, क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट होंगे ना। तो क्यों अपने एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हो, तो बेहतर करो, थोड़ा सा और बेहतर करो। देखो क्या ए उलट लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्यों सही नहीं है, थोड़ा ठीक कर लो उसको, ऐसा हो कि पढ़ने में आ जाए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि रीडिंग करें, उसको पढ़ने में आसानी, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे का स्ट्रक्चर भुट्टो, अली भुट्टो सारा कवर होगा, कोर्स इसी के बारे में है कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, सारा कोर्स तो यही है, स्ट्रक्चर आप ऐसे समझाना बेटा। तीन एक आइडिया हो, 2-3 पैराग्राफ में कर सकते हैं बेटा। ये जैनुलाब्दीन ये कोर्स का हिस्सा है, ये मैं अभी आपको कवर करवाता हूँ। एक आइडिया 2-3 पैराग्राफ में जा सकता है, बशर्ते कि उसके एस्पेक्ट अलग अलग हो। एस्पेक्ट थ्योरी, आप जैन लिख रहे हो बॉटल पे, तो आइडिया क्या है, बॉटल, बट बॉटल के अलग एस्पेक्ट है ना, तो उसका ये कैप उस पे लिखना है, पानी की क्वालिटी पे लिखना है, तो अलग अलग पैराग्राफ बन सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि आइडिया सिंगल है, उसको 3 डिफरेंट, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आइडिया एक पैराग्राफ में होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसका एस्पेक्ट चेंज हो रहा है तो पैराग्राफ चेंज हो सकता है। और बेटा, सर कैन आई सिट इन 22 अपकमिंग कीपिंग इन माइंड करंट टाइम, क्यों नहीं बेटा, मैं तो कहूंगा हसनैन, कोई भी बच्चा अपना अटेम्प्ट ना करंट हालात की वजह से पोस्टपोन ना करे। कोई बच्चा इसलिए ना करे क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि जी अगले इसके बाद क्या होगा। इस अटेम्प्ट को तो करंट हालात की वजह से हसनैन तुम चेंज करोगे, अगली दफा क्या पता है कि जी 23 में क्या होगा, तो क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ बेटा। देखो मैंने जब सीएसएस की तैयारी की थी, तो मेरा था ही बस सीएसएस। ठीक है, सारी चीजें छोड़ दी, लेंथ ऑफ ऐसे बेटा सारी चीजें, ये कोर्स का ऐसा है, लेंथ ऑफ द ऐसे कोई फिक्स नहीं है सीएसएस में, असद कोई फिक्स नहीं है। बट 3 घंटे में कितना लिखा जा सकता है, उतना तो हो। 3 घंटे में इतना तो ना हो ना कि कम भी ना हो। और आप देखो ऑब्वियस सी बात है, 3 घंटे में एक लिमिटेड टाइम है, मगर इतना कम भी तो ना हो कि 3 सफे लिखे आपने, जी मैंने तो बहुत क्वालिटी लिख दी, कंप्लीटनेस किधर है, फिर क्वालिटी तो लिखी, कंप्लीटनेस किधर है। तो उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को कहा है, उसकी कंप्लीटनेस, उसके एस्पेक्ट तो कवर हो। तो लेंथ इन टर्म्स ऑफ नंबर हम फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, अनलेस के एग्जामिनर खुद उसने एक आइडिया दिया हो। एमओडी का कोई एग्जाम आता है, उसके अंदर जैसे लेंथ जो होती है वो स्पेसिफाई की जाती है, वो काफी लंबा होता है। मैं बात कर रहा था करंट अटेम्प्ट की। ठीक है,
तो करंट अटैम्प्ट मैं नहीं कहूंगा किसी को रिकमेंड आगे करने की, क्योंकि मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं। एक सेकंड सिर्फ सवाल रोक लीजिएगा बच्चों, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आपके सवाल ऊपर चले जाएंगे तो फिर रिपीट कीजिएगा जिसका सवाल आंसर ना हो। देखो मैं मैंने सीएसएस के लिए ही सब कुछ भी, तारिक बिन जियाद का जो था ना कश्तियां जलाना, मैंने भी जला दी सीएसएस ही करने। मगर सीएसएस के साथ कुछ और एग्जाम आते हैं। एक एग्जाम आ गया कोई 16 ग्रेड की नौकरी का, तो मैंने क्या किया जी, पेपर दे दिया, पास हो गए। कुछ 10,000 पता नहीं कितने हजार लोगों में से 200 पास हुए। यार तारीख तो नहीं, पास हो गया। दोस्त कहते थे यार एक सीट तो गई यार, इसकी इतनी तैयारी है यार, ये तो गई। पता चला वो सारे उस 16 ग्रेड वाली जॉब में सिलेक्ट हो गए, मैं ही रह गया। हमारा यार अजीब बात है यार, वो सारे जो कह रहे थे कि जी इसकी कमाल की तैयारी, मैं कहा ठीक है जी। फिर क्या हुआ, सीएसएस का अटेम्प्ट आया, एमओडी का अटेम्प्ट आया, मैंने दोनों पास किए। एक तरफ एमओडी का ऑर्डर था, एक तरफ सीएसएस का ऑर्डर था। एक हफ्ते के अंदर 2 ऑर्डर आए थे। ऑब्वियसली आई वेंट फॉर सीएसएस। मगर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं उस 16 ग्रेड वाली जॉब में हो जाता हसनैन, तो पता है मेरा इरादा क्या था, और अच्छी तैयारी करूंगा सीएसएस की, 1 साल और, क्योंकि मेरी एज भी थोड़ी कम थी, तो मैंने कहा और करूंगा। मैं शुक्र करता हूँ कि 16 ग्रेड वाली में मैं नहीं हुआ, आज मैं सीएसएस अफसर बैठा हुआ। समझ रहे हो? तो पोस्टपोन ना करें। और देखो एक बात याद रखना, सारे बच्चे ये मेरी बात तवज्जो से सुने, आपको कभी भी ना ये फील नहीं आएगा। देखो एक कहते हैं ना शाहसवार मतलब बेस्ट तैयारी करने वाला, आई वाज वन ऑफ देम। मैं अपनी, अल्लाह ताला माफी दे बड़े बोल से, बट मैंने बहुत मेहनत की है सीएसएस के लिए बेटा, बहुत मेहनत की है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो एक बात तो कभी फील नहीं आएगा तुम लोगों को कि हाँ जी अब मैं तैयार हूँ, हाँ जी आ जा एग्जामिनर एफपीएससी आ जा मेरे सामने, अब मैं तुझे देखा, ऐसे नहीं फील होगा। हमेशा फील क्या होगा कि ये अभी तैयारी बाकी है, अभी कम है, ये चीज वो चीज, क्योंकि आपके सामने 12 सब्जेक्ट्स, 12 पेपर, और 12 में भी क्या लेवल एक्सपेक्ट करता है एग्जाम आपको। मगर क्या है, एक रीजनेबल हद तक तैयारी हो जानी चाहिए। वो कब होगी, जब आप कहोगे नहीं मैंने इसी अटेम्प्ट में देना है। आपके पास रीजनेबल टाइम है हसनैन, अगर कोई और हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो और क्या है बेटा, फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल होगा, नारेजो बिल्कुल होगा सर, 11 फाउंडेशन कोर्स भी करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आप हमें कन्वे करोगे, हम उस हिसाब से भी आपको गाइड करते जाएंगे। ऐसे के टोटल कितनी लेक्चर्स होंगे बेटा, देखो इसमें सलीम नंबर ऑफ लेक्चर्स कोई फिक्स नहीं करूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा 12 लेक्चर होंगे, नहीं। देखो लेक्चर 2 किस्म के होंगे सलीम, एक वो जिसमें मैं समझाऊंगा, जैसे आज से स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, मैं आपसे लिखवाऊंगा, उस पर फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स पे मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, नंबर ऑफ लेक्चर कितने जितने लगेंगे लगे, मुझे परवाह नहीं है। रीजनेबल टाइम होगा, अच्छा टाइम दिया जाएगा आपको। वोकेबलरी वर्ड्स मस्ट बी स्पेशल और कॉमन, बेटा देखो ना स्पेशल ना कॉमन, ठीक है। ये सुहेब है, मोहम्मद सुहेब, ना स्पेशल ना कॉमन, प्रॉपर 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 वर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर जो वहां यूज होता है, यूजेज। बुक्स रिकमेंड किए जाएंगे बिल्कुल बेटा, डाउन द लाइन किए जाएंगे। ऐसे के लिए जो बुक रिकमेंड मैं करता हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा ही उसी से, तो आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। सर क्लास नोट्स विल बी, ये जो मैं नोटिंग कर रहा होता हूँ वो आपको बेटा ग्रुप के अंदर हमारे पोर्टल के अंदर प्रोवाइड होगी। जो कुछ नोटिंग हो रही होगी ना बोर्ड पे, वो आपको शेयर की जाएगी। क्लास टाइम एंड कोर्स ड्यूरेशन सारा बेटा इसका ताल्लुक ऐसे से नहीं है मोनिस, थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं ऐसे को कवर करूं। आपको हम जो पेपर ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल भी वक्त के साथ देते जा रहे हैं। कुछ और कोर्सेज भी हम अभी तो काफी सारे हमारी वेबसाइट पे जो हमारा फेसबुक बुक पेज है उसमें हमने नाम अनाउंस कर दिए हैं। ड्रीम टीम है बेटा, बेहतरीन टीम। देखो टीम सिलेक्ट करते वक्त ना मैंने क्या फैसला किया, मैंने कहा सिर्फ सीएसएस ऑफिसर नहीं है कि बस सीएसएस किया तुम, उस सब्जेक्ट जिसको वो पढ़ाएगा, सीएसएस अफसर तो हो, मगर जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाएगा उसमें भी उसकी महारत हो, स्पेशलाइज किया हो। तो आईआर पढ़ाने वाला बंदा सीएसएस ऑफिसर भी है, साथ में मास्टर्स इन आईआर गोल्ड मेडलिस्ट है, साथ में अगर आप पॉलिटिकल साइंस वाला जी गोल्ड मेडल पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह लोग लिए हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर से ऑनलाइन क्लास किस तरह, आप रिकॉर्डेड पे ले सकते हो रिजवान, जो क्लास हम ले रहे होंगे ना, जो सारी ये आपको एक्सेस होगा, ये सारे रिकॉर्डेड होंगे लेक्चर्स, जो लाइव पढ़ा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। पोर्टल होगा हमारा, एलएमएस पोर्टल है, आपको उसका एक्सेस होगा, आप जिस टाइम पे चाहें जितनी दफा चाहें उस लेक्चर को सुन सकेंगे, ठीक है। नहीं बेटा इस तरह है लालचंद, पाकिस्तान अफेयर्स क्या, मैं सब सब्जेक्ट आपके साथ खड़ा हूँ, सब सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। मतलब मेरी, मैं सिर्फ ऐसे ऐसे तो मेरा बुनियादी सब्जेक्ट होगा ना, जहां पे मेरी जरूरत होगी मैं आके एज अ विजिटिंग फैकल्टी उसमें गाइड करता जाऊंगा। चूंकि हमारे पास एक वन ऑफ दी, वो कहते हैं ना वंडरफुल पर्सन ने हामी भरी, पहले वो थोड़े से थे कि नहीं, तो इसलिए मैंने पाकिस्तान अफेयर्स कहा कि वो कवर करेंगे। देखो पाकिस्तान अफेयर्स में है क्या, करंट इश्यूज सबसे अच्छे किसको पता होंगे बताओ,
पाकिस्तान के करंट इश्यूज सबसे अच्छा किसको पता, करंटली किसको पता होंगे, जो रियल उनके सॉल्यूशंस डिजाइन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पीएएस वाले, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उसमें भी कौन सा बंदा जो सीएम हाउस में बैठा हो। और क्या बेटा आपके लिए और क्या फैकल्टी लाऊं यार, बताओ और क्या लाऊं, मतलब इससे ज्यादा क्या लाऊं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सब ड्रीम टीम बेटा, इट्स अ ड्रीम टीम। बट आपको वक्त के साथ बेटा और एहसास होगा, और जो दोस्त है ना उनको भी बताना, ताकि सबका भला हो। एक सेकंड दीजिएगा बच्चों, एक सेकंड दीजिएगा। चार्जर 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 लगाओ इसको। हाँ लगाओ है चार्जर? नहीं नहीं। ओहो, चार्जर 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 अब लग गया। ओके थैंक यू यार, इसको भी देख लो। ये कहते हैं रीस्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आवाज ठीक है, जरा बताइएगा। ओके चलो गुड, सेट है। वैसे ये भी चल रहा है बेटा, दूसरा वाला भी चल रहा है, बस इसको देख लो जरा। अच्छा आगे बढ़े बच्चों, चलो बेटा अब थोड़ा सा ना आज मैं कंटेंट की तरफ भी आता हूँ, फिर आपके सवाल। एल्विन, हाँ गुड गुड गुड। चलो भाई, अब आते हैं मेरे बच्चों इस चीज पे। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने से और वाजे होती जाएंगी। अच्छा अब बस एक सेकंड दे मुझे जरा। अच्छा अब देखिए, एक ना मैं आपको चाहता हूं थोड़ा अगले तकरीबन कोई 20 मिनट्स तक आप मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। और स्क्रीन अब बताइएगा, पीपीटी नजर आ रही है मेरी? की एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? ओके, मतलब ये यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जी आप और हम इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा, सही है। तो मैं आपको ना ये नहीं करूंगा कि जी एक मोनोटोनियस वे में और बिल्कुल मशीन की तरह पढ़ाते जाऊं, नहीं, आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से मैं जाऊंगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें मैं आता रहूंगा, चेंज, मतलब ये नहीं है कि जी एक ही वक्त में मैंने आपको सारी चीजें कवर करवानी है। ठीक है, आज आज जो चीज मैंने कवर करनी है बुनियादी तौर पे, वो मैं आपको बताता हूँ और उसकी तरफ मैं लेके जाता हूँ। ये सारी चीजें बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कवर करूंगा, एक वक्त में मैं कवर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर करूंगा। इनमें से अगर आपको ये पूरा, ये कहाँ से किस चीज पे बेस कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें बेटा शेयर भी होंगी, मटेरियल भी शेयर होगा आपके साथ। ठीक है, सिर्फ जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आपको दे दूं बुनियादी तौर पे आज मैं क्या कवर करूंगा। मैं आज कवर करूंगा ये चीज। ठीक है, ये प्री राइटिंग स्टेज है, प्री राइटिंग स्टेज पे बात में करूंगा, अभी इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस स्लाइड को देखें जो आज हम कवर करेंगे, ताकि कुछ चीजें मैं आपको असाइनमेंट की फॉर्म में आज ही दे दूं, कुछ चीजें लिखने के लिए आज ही दे दूं, ताकि अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें और बेहतर हम कवर कर पाएंगे, थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़े, थोड़ी सी चीजें आपकी स्किल सेट बढ़े, फिर वो शुरुआती चीजें भी वापस में लेके आऊंगा अपने हिसाब से, मैं अपनी एक अरेंजमेंट बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप मुझे खुद बताओ कि जब हम सीएसएस का ऐसे लिखते हैं तो सीएसएस के ऐसे में से जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो क्या होता है? पहला डिसीजन क्या होगा, कौन सा टॉपिक लें, टॉपिक की सिलेक्शन पे सारी चीजें, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकता, ये पूरा कोर्स है। अभी सिर्फ इंडिकेट मैं आपको कर रहा हूं कि कौन सी चीजें भी आएंगी। अब सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कैसे करें, इस पे भी बात होगी, एक सेशन रखेंगे, पूरा पास पेपर जो आए हैं अब तक उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि देखो इसमें से 12 पेपर है, थीम निकालो। थीम मैं आपको आज सिर्फ इतना बताता हूं कि आप देखो सीएसएस के जो पास्ट के जितने भी आप पेपर उठाओ, मुझे आप खुद बताओ, मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं आपसे, मगर हर बंदा मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेगा, अपने हिसाब से बनाएगा स्ट्रेटजी। मैं जनरल सब्जेक्ट्स लेके सीएसएस करने गया था। जनरल का मतलब है जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ी थी, कोई स्पेशलाइजेशन लेके नहीं गया था, स्पेशलाइजेशन मैंने बाद में की है। ठीक है, तो उस वक्त जब मैं सीएसएस में जा रहा हूँ, मैं जनरल पेपर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे जैसे बंदे जो हैं आप में से जिन्होंने स्पेशली, जैसे किसी का फिलोसफी है इस वक्त, किसी ने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, किसी ने कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, उससे मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ जनरल वाले। मुझे एक बात बताओ,
कि जब जनरल वाला बच्चा जाता है, पास के आपने पेपर भी देखे होंगे, मुझे बताएं क्या हर दफा एक या दो या कभी कभी 3 टॉपिक ऐसे आते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर से हो? बताओ, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, क्या कोई ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें पाकिस्तान या करंट अफेयर्स से सवाल ही ना आया हो ऐसे में, और सारे फिलोसॉफिकल किस्म के सवाल आए हों, कोई बर्टन रसल की थ्योरी हो, कोई जॉन लॉक हो, कोई इस किस्म की हो, ऊपर से ही गुजर जाए, कोई लिटरेचर पे हो, कोई शेक्सपियर पे हो, और हमें लगे यार ये तो भाई करंट अफेयर्स तो है ही नहीं इसमें? कभी ऐसा हुआ है? बताओ, हुआ है? नहीं, नेवर। इसका मतलब क्या है? मैंने भी ये नोट किया, मैंने भी नोट किया कि देखो ये अभी की बात नहीं है, थ्रू आउट जब से सीएसएस है ना, तो करंट अफेयर्स पे कुछ सवाल आते। मैंने पता क्या, मैंने कहा यार करंट अफेयर्स की और पाकिस्तान के करंट इश्यूज की इतनी अच्छी तैयारी करूंगा, बताओ आगे बोलो, मेरे जहन में क्या आई थी बात, इतनी अच्छी तैयारी करूंगा कि ऐसे ही अटेम्प्ट इससे करूंगा। तो सुनो, ऐसे के लिए सेपरेट तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे की कंटेंट राइटिंग नहीं, राइटिंग की तो तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे की कंटेंट की तैयारी कहां से करेंगे हम? बताओ, इतना अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इतना अच्छा पाकिस्तान के करंट इश्यूज पढ़ेंगे तो उसी में से हो जाएगा। लास्ट अटेम्प्ट में आपने देखा कोई आया था ऐसा? बताओ जी, कोई ऐसा आया था ऐसे जो करंट अफेयर्स में से था, करंट इश्यूज में से था कोई ऐसा ऐसे देखा आपने? हाँ बिल्कुल थे। तो इसीलिए हर चीज पे बात होगी तो मैं आके इस पे भी सेपरेट लेक्चर करूंगा। आज अगर आप देखो, जब सीएसएस का हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ऐसे का, तो पहला डिसीजन क्या होता है, कौन सा ऐसे, कौन सा, ठीक है? आईटी ब्लेसिंग आर, बस ऐसे थे और भी थे बेटा। तो दूसरी बात क्या होती है, जब हम लिखेंगे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सारी बातें आपने देखी थी। मैं अगर आपसे कहूं कि जी जिसको कहते हैं ऐसे, तो ऐसे का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना ऐसे का, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक उसका पैराग्राफ है, ठीक है? बिल्डिंग ब्लॉक उसका पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ अच्छा लिख पाना, मेरा इसीलिए जो थीम है ना, फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे, फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे, समझिएगा बात, ठीक है ना? फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे, याद रखो इस चीज को। तो मेरा उसूल ये, पैराग्राफ सिखाऊंगा तो ऐसे समझ आएगा। इसीलिए मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ? पैराग्राफ से। व्हाट मेक्स अ पैराग्राफ, ठीक है? इसको थोड़ा कंटेंट को देख लेते हैं, इस स्लाइड को देख लो बच्चों। द टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, फिर क्या होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस का होना लाजमी नहीं है, मगर बहरहाल अब बात करते हैं व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस। व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस, ठीक है? आ जाए जी, इसको देखें, टॉपिक सेंटेंस क्या है? दिस इज द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। It is usually the first sentence of the paragraph. Usually, not always, but usually the first sentence of the paragraph. And is the most general sentence of the, believe me, ये जो 3 लाइनें लिखी है ना मैं, ये बहुत कंटेंटफुल है, इसमें कंटेंट है, उसको समझो, समझो इस बात को। ये बात ऐसे ही नहीं हवाई हमने लिख दी, ठीक है? सबसे पहली बात क्या है कि जो टॉपिक सेंट, इसका मतलब क्या है? अच्छा पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट्स है 3 चीजें, नॉर्मली 2 होना लाजमी है, 3 है। बताओ कौन सी 3 अच्छे पैराग्राफ में 3 चीजें कौन सी होती है? वो तो बोलो, मेरे साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा बेटा। नंबर 1 क्या है? टॉपिक सेंटेंस। बताओ नंबर 2 क्या है? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। नंबर 3 क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है? नंबर 1 क्या है? टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के की फीचर बताओ, टॉपिक सेंटेंस के की फीचर बताओ बच्चों, बताओ की फीचर क्या है? सबसे पहले फीचर क्या है? ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? इज द मेन आइडिया, मेन आइडिया, ठीक है? अब आप सारे बच्चे, जो भी इतने बच्चे बैठे, सुनो सुनो, आप स्टॉप करो, कॉपी निकालो अपनी, निकालो जल्दी जल्दी से, निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो, कॉपी निकालो, राइटिंग राइटिंग पैड चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी चेक कर लो बेटा, पेन और पेंसिल निकालो जो भी है। रेडी है ना? रेडी है? देखो इस क्लास के लिए आपको ना हर वक्त पेन रेडी रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज के बारे में एक टॉपिक सेंटेंस लिखो, लिखो, एक सेंटेंस लिखना है बस। आप लिखो कोई भी, मुझे एक ऐसा सेंटेंस लिख के दिखाओ, और टॉपिक कोई सा भी हो सकता है उसमें। देखो ये भी नहीं देखो कि सीएसएस में उसमें ऐसे आता है कि नहीं आता, ठीक है ना?
किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, घर के बारे में, पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के जो कुत्ता भौंकता है उसके बारे में, और सबके बारे में जो चाहे लिखो। लिखो जी जल्दी से, आई एम गिविंग यू फ्यू मोमेंट्स। लिखो एक सेंटेंस। अभी नहीं बताओ मुझे दिलीप, अभी लिख लो। लिखो भाई लिखो, और कंफर्म करते जाएं। दिलीप ने तो अपना बता दिया है हमें। चलें, अब मैं आपको ना जो शेयर हुए हैं वो शेयर बताता हूं। करप्शन इज द मेजर कॉज ऑफ बेड गवर्नेंस, ये है दिलीप का। जैनुल आबदीन कहते हैं यूजिंग फाउंटेन पेन इम्प्रूव्स हैंडराइटिंग। सलीम कहते हैं वी आर लिविंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब्दुल्ला कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज अनस्टेबल। सैयद उसामा हैदर कहते हैं पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सैयद हमजा कहते हैं वैक्सीनेशन इज द क्योर ऑफ कोविड-19। और भी शेयर करें भाई, और भी शेयर, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब एक्टिव। कोविड हैज, बहुत ज्यादा जवाब आ गए। कोविड हैज ड्रास्टिकली अफेक्टेड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अली इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट। obesity is root cause of all disease. Corruption take a nation towards backwardness. We are living in imaginary world. Suicide issue is increasing in the society. Energy crisis is paramount issue of Pakistan. Good guidance is the key to success in CSA. Good guidance is key to success in CK. Unemployment is the biggest of all crimes in society. Crimes, unemployment, crime, how crime? The instability in economic condition of Pakistan is due to poor leadership and policies. Appearances इतने ज्यादा है ना बच्चे, तो मैं सिर्फ उनका नाम नहीं ले पा रहा। अब देखिए, देखो, अब आप सोचो, मतलब बहुत सारे और भी हैं। आई एम सॉरी जिन जिन के मैं नहीं पढ़ पाया, बट आई एम सो हैप्पी। अबाया इज द नेम ऑफ कवर। देखो इसमें ना, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं। सम अब मैं आपको एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस लिख पाना। अभी देखो, अब आपने ये नहीं सोचना कि जी हम फला टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं। एक राइटिंग की प्रैक्टिस सीखने के लिए या राइटिंग सीखने के लिए हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, आप में से सबने कोई भी लिया, मेरे लिए ये चीज नहीं है कि सिर्फ उसी चीज पे प्रैक्टिस करो जिस पे सवाल बनता है, नहीं जी, किसी पे भी प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। अब आप देखें, अब आप सोचो, आप सबने जो जुमले लिखे, सबने लिखे, तवज्जो कीजिएगा बच्चों, सुनिएगा। आप अपने इस टॉपिक सेंटेंस को दोबारा देखो, ये सोचते हुए कि क्या वो पैराग्राफ उस टॉपिक सेंटेंस को जो आपने लिखा, सेंटेंस भरा सेंटेंस नहीं था। जिस चीज को आपने टॉपिक सेंटेंस जो आपने लिखा, एक पैराग्राफ के लिए लिखा, तभी वो टॉपिक सेंटेंस बना ना। उस पर पैराग्राफ लिखना है आपने, तभी आपने क्या किया कि एक पैराग्राफ बनाने, पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए एक टॉपिक डिसाइड किया। तो सबसे पहले देखिए, क्या वो जनरल मेन आइडिया है उसका जिस पे आप लिखना चाहते हो, मेन है कि नहीं है? क्योंकि जब आप लिखोगे तो इसी पे रुकोगे, पैराग्राफ उसी चीज के बारे में होगा। अगर आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा और पूरा पैराग्राफ किसी और चीज पे लिख दिया, तो आपने देखे जो जो अब बहुत सारे थे ना, पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ क्राइम, पॉवर्टी इज द रूट कॉज। तो अगर आपने पूरा पैराग्राफ पॉवर्टी पे लिख दिया, क्राइम पे लिख दिया, मगर उनका रूट कॉज, तो थीम क्या है? वो जनरल मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया क्या पॉवर्टी है? मेन आइडिया क्या क्राइम है? या मेन आइडिया दोनों का कॉजल इफेक्ट है? तो लिखना किस चीज पे? वो मेन आइडिया होगा उस पैराग्राफ का। बात समझ आ रही है? ईद उल फितर अक्रॉस द कंट्री वाज सेलिब्रेटेड विद मेनी रिस्ट्रिक्शन। अब देखो दूसरी चीज, देखो बेटा, दूसरी चीज क्या है? आपके सारे सेंटेंसेस मैंने देखे, सम ऑफ देम वर एक्सीलेंट, सम ऑफ देम नीड्स इंप्रूवमेंट। टॉपिक सेंटेंस एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। सीधा आप स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज अ बॉटल ऑफ वाटर, दिस इज अ बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है भाई, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, मेन आइडिया है, बट इसको डेवलप कैसे करूंगा, आगे जाए। दूसरी बात क्या लिखी है देखिएगा, इट इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस, यूजुअली यस, द फर्स्ट सेंटेंस of the paragraph and is the most general sentence. Why most general sentence? इसलिए कि it will be explained by supporting sentences. It will be explained, expanded by the supporting sentences. तो आप जब कोई टॉपिक सेंटेंस लिखो, प्रैक्टिस पर्पस की बात हो रही है। अभी आपने अगले चंद सेशन तक भूल जाना है
कि हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। अगले चंद सेशन तक आपने क्या ज़हन में रखना है कि हम राइटिंग सीख रहे हैं। हमने सिर्फ राइटिंग पे तवज्जो करनी है। जब हमने राइटिंग सीख ली तो फिर हम क्या कर पाएंगे, CSS के जो ऐसे होगा वो भी अच्छा लिख पाएंगे। तो चंद सेशंस तक आप सिर्फ राइटिंग सीखोगे। अब आप मुझे बताओ कि जो टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा, जिसने जो लिखा, मुझे बताओ क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करोगे, उसको फैलाओगे तो और सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, और वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या किसे कहते हैं? दीज आर सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस। दे आर मोस्ट डिटेल्ड आइडियाज दैट फॉलो द टॉपिक सेंटेंस। उसी की स्पेसिफिकेशन होगी। अब जिसने जो लिखा, सुनिएगा सारे बच्चे, ये आपके लिए क्या है, एक मेरी तरफ से एक असाइनमेंट भी है। जिसने जो लिखा है, अब आपने टॉपिक चेंज नहीं करना। आपने लिखा ना, अब आप चेंज नहीं करोगे। मेरे पास रिकॉर्ड भी आ गया, सबके नाम भी आ गए। मगर आप करोगे क्या, उसी टॉपिक सेंटेंस पे एक पैराग्राफ लिखो। डन हो गया? ये बात असाइनमेंट है, लिख लोगे? लिख लोगे? व्हाई टू राइट सपोर्टिंग सेंटेंस, बताता हूं दिलीप। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ये आपकी राइटिंग की असाइनमेंट है सबकी। आपने जिसने जो लिखा है, अब मैं आपको रियलाइजेशन दिलाऊंगा ना। अब अगर सुनो 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 मेरी बात, राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बैठते हैं, पेपर उठाया, हमने कहा चलो जी आज हम राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पेज पे बैठे, पेन हाथ में रख के सोच रहे होते हैं, कुछ आ ही नहीं रहा जहन में। ऐसा होता है कि नहीं होता? किस चीज पे लिखे, है ही नहीं। तो उसका तरीकेकार क्या है? कभी भी फुल ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एक टॉपिक सेंटेंस, और उसको हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक सेंटेंसेस की जब प्रैक्टिस कर ली ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से आपको ग्रेजुअली लेके जाऊंगा ऐसे की तरफ, और एक वक्त आएगा जब आप आराम से किसी भी चीज पे लिख पाओगे। ठीक है? अब आपने जिसने आइडिया जो मुझे दिया, जिसने जो टॉपिक सेंटेंस लिया, उनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी सोचा था, अभी मेरे कहने पे सोचा और उन्होंने टॉपिक सेंटेंस लिखा? चेंज देखो कोई नहीं करेगा अपना टॉपिक सेंटेंस। बताओ जी, आप में से कितने ने सोचा, मेरे कहने पे अभी सोचा था, पहले सोचा ही नहीं था, पहले किसी ने उस पर सोचा नहीं था? क्या क्वेश्चन टाइप टॉपिक सेंटेंस हो सकता है? ऐसा कैसे बेटा? क्वेश्चन टाइप का क्या मतलब है? टॉपिक सेंटेंस में कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी? आपने उसी सवाल को सवाल के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसका जवाब दिया। बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है? इस पाकिस्तान अडोमिक, बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। बट देखो, हर ऐसा ऐसा नहीं, हर टॉपिक सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। ड्रामेटिक इफेक्ट होता है ना, ड्रामा जैसे ड्रामेटिक, किसी कहीं कहीं पे क्या होता है, सवाल की फॉर्म में भी, मगर हर जगह नहीं। हर टॉपिक सेंटेंस इस तरह नहीं होता। नॉर्मली स्टेटमेंट होती है, मगर कहीं ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए सवाल की फॉर्म में भी, ताकि उसको एम्फसाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैंने नहीं सोचा, आई रोट अ लाइन। ठीक है? नहीं, मतलब मैं कह रहा था जिसने अभी सोचा। अब आप आगे मेरी एक और बात सुनोगे क्या? सारे बच्चे बगैर तैयारी करके लिखेंगे, अपने आइडिया लिखेंगे, जो आता है लिखो। लिखो लिखो, देखो, लिखना सीखने के लिए मेरी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है ना? बड़े भाई पे एतबार करना पड़ेगा, एतमाद रखना पड़ेगा। ठीक है? जो बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा। आपने किसी ने भी इस टॉपिक पे नहीं पढ़ना। ऊपर सेंटेंस लिखो और पैराग्राफ लिखो, लिखो उस पे पैराग्राफ। फिर आप सब ने वो पैराग्राफ मुझसे शेयर करना होगा, मैं आपको उस पे बताऊंगा, इनपुट दूंगा, राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फीडबैक देता जाऊंगा। ठीक है बच्चा? तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको पैराग्राफ लिखने के लिए ये पता होना चाहिए कि उसके कंपोनेंट कितने। 3 कंपोनेंट है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग जो सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? वो मेन आइडिया होगा। अब आप यहीं से एक बात सुनो, अंग्रेजी का मसला कोई नहीं है बेटा, जो आता है लिखो ना, टेंशन नहीं है। अभी अब अभी इस तरह समझो कि हम आपस में घर में बैठे हुए हैं, कोई कमी बेशी होगी कोई मसला नहीं, हम उसको पब्लिक को नहीं बताएंगे, अपनी बात होगी। आप में से किसी की भी ना, ये नहीं होगा कि आपकी कॉपी पब्लिक में, मतलब सारे बच्चों से शेयर की जाए, किसी की भी कॉपी किसी से शेयर नहीं होगी, आपके अपने साथ शेयर होगी। आपकी प्राइवेसी और सीक्रेसी रखी जाएगी सबकी। ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मगर गलतियां करोगे तो हम इंप्रूव कर पाएंगे ना। अब एक बात, मैं यहाँ पे 2 बातें सीख लो और बेटा, 2 बातें और सीख लो बेटा। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें मैं सिर्फ शो कर रहा हूं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से हम लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है? ये सिर्फ मैं शो कर दूं। ये देखो, ये 2 बातें सीख लो आज। पहले मैंने आपको एक टॉपिक सेंटेंस की बात की, सपोर्टिंग सेंटेंस की बात की, क्योंकि टाइम की कमी है, अगला सेशन भी स्टार्ट होगा हमारा।
मैं सिर्फ चंद चीजें देता हूँ, ठीक है। अगली सेशन इंशाल्लाह जल्द रखूंगा, फिर आपको आगे लेके चलूंगा, सही है। सर पैराग्राफ लिख के भेजेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा। आप पहले पैराग्राफ लिखेंगे सारे, और उसके बाद आपने मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ आपका, उसकी पिक्चर बनाएंगे अपने नाम के साथ, अपने सिटी नाम और फोन नंबर तो वैसे ही आएगा, व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बात और सुन लो, यूनिटी और कोहेरेंस क्या है। व्हाट इज यूनिटी? यूनिटी इन राइटिंग is the connection of all ideas to a single topic. यूनिटी क्या है? सारे सेंटेंसेस, जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस आप लिखोगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या लिखोगे आप, उसकी जिस चीज की आपने लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हर किसी चीज की वजाहत करके फिर कनेक्ट कर रहे हो, आप उसका बैकग्राउंड बता रहे हो, आप स्टेटिस्टिक्स दे रहे हो, आप उसको किसी तीसरी चीज से दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हो, जो भी तरीकेकार आप रखो, टॉपिक के हिसाब से हम जाएंगे ना, सिचुएशन के साथ। कभी किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉजल इफेक्ट है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, मुख्तलिफ वे में किसी भी टॉपिक को एक्सपेंड किया जा सकता है। मगर एक उसूल याद रखना है आपने, क्या उसूल याद रखना है बच्चों? वो ये कि वो जो टॉपिक सेंटेंस होंगे और जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसके बाद जो सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, वो सारे के सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या कर रहे होंगे, ये जो आपने क्या पढ़ा उसमें यूनिटी होनी चाहिए पैराग्राफ में। यूनिटी कैसे होगी कि यूनिटी इन राइटिंग इज द कनेक्शन ऑफ ऑल, कनेक्शन का मतलब वो ट्रांजिशन नहीं कि फ्लो में लिखा हो, नहीं, कनेक्शन का मतलब क्या है कि ऑल आइडियाज आर ऑन अ सिंगल टॉपिक, उसका ताल्लुक उस चीज से हो। तो पैराग्राफ किस चीज पे है? उसी पे उसका ताल्लुक, उसी चीज के बारे में। इन एन ऐसे तो पैराग्राफ के लिए भी बात ये अप्लाई करती है, ऑल आइडियाज शुड रिलेट टू थीसिस स्टेटमेंट। और पैराग्राफ में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑल आइडियाज रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग आइडियाज इन द बॉडी ऑफ पैराग्राफ शुड रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोहेरेंस की तरफ आ जाए, राइट साइड की तरफ आ जाए। राइट, कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस इज रिलेटेड टू यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी क्या है? आइडियाज आर अरेंज्ड, अरेंज्ड एक एक टॉपिक के साथ ताल्लुक हो। मतलब एक टॉपिक के साथ ताल्लुक क्या है कि जो कुछ आप लिख रहे हो वो रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस हो, मगर अरेंजमेंट क्या है? पहले क्या लिखा, दूसरा क्या लिखा, तीसरा क्या लिखा, आखिर में क्या, ये अरेंजमेंट एक क्या था? सबका किबला, सारे सेंटेंसेस जो है वो नमाज में किस तरफ रुख रखे, उनका डायरेक्शन कहां पे हो? काबे की तरफ। और काबा क्या होगा? उसका क्या होगा बताओ? टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा? वो थीम होगी। तो सबका डायरेक्शन क्या होगा? एक तरफ होगा। समझ आ रही बात? मगर अरेंजमेंट क्या होगी? सारे नमाजी खड़े, ठीक है जी, सफे बनिए, तो पहले कौन होगा? पेश इमाम आखिर में खड़ा कर दो, चलो भाई पेश इमाम साहब आप पीछे हो जाओ, हम आगे होंगे। इस तरीके से आप, तो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने की क्या है? पहले उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में टॉपिक सेंटेंस होगा जो मैंने आपसे लिखवाया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस की मैं आपको बोल रहा हूँ लिखो। मगर ये सारा काम करते हुए दो चीजों का ख्याल रखोगे। कौन सी दो चीजों का ख्याल रखोगे बच्चों? यूनिटी का ख्याल रखोगे, ठीक है, और दूसरा किस चीज का ख्याल रखोगे? कोहेरेंस का ख्याल रखोगे। यूनिटी किसको कहते हैं? बताओ, यूनिटी किसको कहते हैं? बोलो, यूनिटी किसको कहते हैं? आपको इस पे पॉइंट नोट करना पड़ेगा। ये जो मैंने रेड में करके दिया आपको, यूनिटी किसको कहते हैं? यूनिटी कहते हैं कि ऑल ideas are connected to the single topic, connected to single topic, connected to single topic। दूसरा क्या है? कोहेरेंस किसको कहते हैं? arranged in clear and logical way, arrangement, ideas का arrangement, ठीक है। when a text is unified and coherent the reader can easily understand the main point। असल चीज ये है, मकसद क्या है कोहेरेंस लाने का? मकसद क्या है यूनिटी का? आराम से बात समझ आ सके, ठीक है। देखिए, आपने अच्छे स्पीकर भी सुने होंगे, ये सुनने से उनकी, अच्छे लेक्चरर भी सुने। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी बात समझ आती है, कुछ ऐसे होते हैं उनकी नॉलेज अच्छी होती है बट बात नहीं समझ आती। क्यों नहीं समझ आती? ये फीचर्स मिसिंग होते हैं। ठीक हो गई बात? जस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं। अब आप जो सवालात अगर हैं बच्चों पूछ लो। और दूसरी चीज ये कि आपने जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करना है। असाइनमेंट क्या होगी मेरी? असाइनमेंट ये है कि आपने अपने अपने टॉपिक सेंटेंस पे एक पैराग्राफ लिखना है और उन पैराग्राफ के अंदर दो चीजों पे तवज्जो करनी है। दो चीजें क्या है? यूनिफाइड रखना है, यूनिटी रखनी है और कोहेरेंस रखनी है, ठीक है। अच्छा, मेरा नंबर है
ठीक है, ये नंबर नोट कर लो। आप में से जो जो पैराग्राफ लिखता जाएगा अपने नाम और सिटी के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे मुझे व्हाट्सएप करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिकली हमारे इस कोर्स के बारे में बुक्स रिकमेंड क्या होंगे। अच्छा, ऐसे के बारे में क्या है, बुक जो मैं यूज करूंगा ना, मैं यूज करूंगा उसी बुक पे ही ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है मेरी, ठीक है। उसका नाम है कॉलेज राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू एसे, और वो बुक जो होगा वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। कॉलेज राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू एसे के नाम से बुक है, वो प्रेजेंटेशन मेरी सारी उस बुक पे बनी हुई है, वो सारी बुक आप पढ़ रहे हो इन अ वे। जब मेरी प्रेजेंटेशन देखोगे ना, देखो बेसिकली जो राइटिंग है वो हम इजाद कर रहे हैं या अंग्रेज जिसकी ये जबान है उस पे वो पहले ही काम कर चुका है। आप मुझे बताओ ना, जो काम कर चुका है उससे सीखेंगे ना हम। अच्छी अंग्रेजी किसको बोलते हैं, वो तो काम कर चुके हैं, तो हम यूज करेंगे वो बुक जो स्टैंडर्ड अच्छी बुक्स हो, और उनमें भी आपका टाइम बचाने के लिए मैं सारा काम करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। रजिस्ट्रेशन की इंस्टॉलमेंट कितनी है, कज आई कुड ना, देखो ऐसा ये सारा ना मैटर बेटा आप देख लेना। मैंने नंबर पहले शेयर किया आपसे मिस मेमा का, वो कर लेंगे, और देखो जिसमें भी कोई इशू होगा हम आपका ख्याल रख लेंगे, टेंशन ना लो। इंस्टॉलमेंट वगैरह करनी होगी बेटा कर देंगे, टेंशन नहीं ले, मैं एडमिन को बोल दूंगा, आपका ख्याल रखेंगे। इस वक्त सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करो ताकि हम क्लासेस बढ़ा सकें आगे, ठीक है। सर अगर सेंटेंस से पहले कनेक्टर यूज करना जरूरी है, देखिए ये सवाल किसने पूछा है। कनेक्टर्स भी राइटिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है, बट सेंटेंस से पहले क्यों भाई, सेंटेंस से पहले क्यों, कनेक्टर कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी जहां कनेक्शन तो हो। देखो कहीं कनेक्शन थॉट का अपना होता है, थॉट खुद ही कनेक्शन में चल रही है तो आर्टिफिशियल कनेक्टर की जरूरत नहीं होती कि आप वहां लिखें फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, कहीं पे आपको आर्टिफिशियल कनेक्टर ऐड करने पड़ेंगे, ट्रांजिशन देनी पड़ेगी। बेटा ये सारी चीजें आगे चल के कवर होंगी। राइट नाउ आप उन चीजों पे तवज्जो करो जो आज मैंने डिस्कस की। आपका पैराग्राफ ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, उसमें कोहेरेंस हो, उसमें यूनिटी हो। टॉपिक सेंटेंस आपने लिख लिया, सपोर्टिंग सेंटेंस आप लिखो, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें और बेहतर करते जाएंगे, ठीक है। मिस का नंबर शेयर कर दें। वलीद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर हुआ था यहाँ पे। अच्छा मैं जरा एडमिन से वसीम, एडमिन से जो है वसीम, अगर आप सुन रहे हो तो आप आ जाओ मेरे पास, ठीक है। काइंडली शेयर एडमिन नंबर, बेटा मैं अभी कर देता हूँ, अभी शेयर करता हूँ नंबर आपसे। मैं आपके साथ दो नंबर शेयर करता हूँ, ठीक है। एक हमारे सीनियर मैनेजर हैं, उनका नाम है वसीम, और हाँ वसीम, एक तो ये हैं सर वसीम, ये सीनियर मैनेजर हैं, ये आपके मैटर्स जब भी हल ना होंगे तो ये आप इनसे रब्ता करेंगे। अच्छा अगर इनसे भी कभी कोई मसला हल ना हो, जो होगा नहीं, माशाल्लाह जीनियस बंदा है। आपका नंबर क्या है वसीम, मैं गलत लिखे रखे 03, ये 15 नहीं है क्या, अच्छा ये ओके ओके आप 1, अच्छा जी ये लिखिए सर 0332 0332 03151559 0332 ठीक है। हाँ ये टाइप करके भी शेयर करेंगे, और मिस मेमा का नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा ग्रुप के अंदर वो शेयर कर रहे हैं बेटा, सारे बच्चे जो है ना, आप जरा जिसके भी कोई इशू होंगे बेटा सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी इसमें चैट में ही शेयर किया है वसीम ने। वसीम दोबारा बेटा शेयर कर दो इस चैट के अंदर व्हाट्सएप का। बेटा लालचंद सारी क्लासेस अब शुरू हो गई हैं बेटा, अब चूंकि अच्छा ये ग्रुप ऑल पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हो बेटा, ये नंबर आ गया है, ये वसीम किसका नंबर है, ये आपका नंबर है। ये जो नंबर आ रहा है ना अभी आपके चैट बॉक्स में आ रहा है 0332, ये वसीम का है। वसीम वो नंबर उसका भी शेयर कर दें, उमेमा का भी शेयर कर दें, ठीक है मिस उमेमा। अब इसके अलावा बताएं बेटा क्लास टाइमिंग, ऑफिशियली क्लास टाइम यही होगी नहीं बेटा, एहसन पूरा शेड्यूल हम आपको देंगे, ठीक है। वीक के हिसाब से शेड्यूल आपके पास आता जाएगा। और आप में से जो भी बच्चे कोई जॉब करते हैं
या कोई क्लासेस अटेंड करते हैं जैसे किसी यूनिवर्सिटी में है, तो आप लोग टेंशन ना लें क्योंकि हर जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हो रही होगी, आप सबको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसकी, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स जो होंगी आपके साथ शेयर होंगी सलीम, बिल्कुल शेयर होंगी, ठीक है। आप इस ग्रुप को ऐड कर लो, ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप आ गया है आप सबके पास, आप इसको ज्वाइन कर लो। हाफिज नोमान बेटा कोई टेंशन नहीं है, जॉब करने वाले के लिए जब भी आप जो कुछ आप पढ़ेंगे वो सारा रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, हर चीज वहां पे होगी पोर्टल में। रजिस्ट्रेशन सिर्फ करा लीजिएगा ताकि आपको पोर्टल की आईडी आपकी बन जाए। अच्छा ये मैं अविनाश बता देता हूँ कि कोर्स देखिए हमारा जो टारगेट है ना, टारगेट ये है कि हम तकरीबन 4 महीने तक पढ़ाएंगे कंपलसरी, उसके अगले 4 महीने तक पढ़ाएंगे ऑप्शनल, ठीक है। अच्छा अब आपको 2 महीने पहले, अब अगर आज से आप 4 में, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि 1 महीना पहले ना फ्री हो आपको। देखो बहुत सारी, हम हर वक्त तो क्लास नहीं ले रहे होंगे ना अविनाश, हम दिन में क्लासेस ले रहे होंगे 2-3, ठीक है। 2-3 का मतलब है आपके पास पूरा दिन भी होगा, रोज पढ़ने का दिन भी होगा, तो आप वहां पे भी खुद भी पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, हम साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जाके उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। सेकंड, मगर फिर भी ना हम आपको, और साथ में हम टेस्टिंग भी करेंगे, क्विजेस भी लेंगे, आपकी कॉपियां भी चेक करके आपको बताएंगे सब्जेक्ट की। हम ये कर रहे होंगे बच्चों के, आपको ना कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम ऐसा देंगे जब क्लासेस एंड हो चुकी होंगी। थोड़ा सा हम चेंज, देखिए आमतौर पे ना सीएसएस की क्लासेस नहीं होती, कोचिंग क्लासेस होती, गाइडेंस होती है। हम उससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं, हम सिर्फ आपको ये नहीं कहेंगे ये कर लो ये कर लो ये कर लो, नहीं, मैं करूंगा आपके साथ, मैं आपके लिए करूंगा, मतलब आपका लेक्चरर जो होगा वो आपको पढ़ा रहा होगा, वो चीज पढ़ा रहा होगा जो पेपर में आ रही होती। हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, आपको पेपर पास करने में जितनी हेल्प हो सकती है वो प्रोवाइड करना। और जो पढ़ाने वाले वो लोग होंगे, ठीक है ना, पढ़ाने वाले में मैंने 2 कैटेगरीज आपको बताई, एक वो जो स्पेशलिस्ट है सब्जेक्ट, जहां मैंने देखा कि जी ये सब्जेक्ट सीएसएस से का बंदा हो, वहां पे सीएसएस वाला भी वो लाया आपके लिए जो उस सब्जेक्ट का माहिर भी है, उसकी क्वालिफिकेशन उस सब्जेक्ट में सीएसएस उसने खुद। मैं मिसाल दूं आपको कि एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसको लाए जी, जो सीएसएस ऑफिसर है और मास्टर्स किया हुआ है, कहाँ से जी, पाकिस्तान से भी किया, कोरिया से भी किया, फोर्स कॉलेज, सर फोर्स कॉलेज में। तो आपके लिए बंदे वो हैं जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। मैं मिसाल दूं जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन पढ़ाएगा जी, एक बंदा जिसने सीएसएस भी किया और सब्जेक्ट भी था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, सीएसएस में लिया हुआ सब्जेक्ट है, तो वो टिप्स भी दे सकेंगे आप उस सब्जेक्ट को टैकल करने की। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि हम सीएसएस सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप ये करो, नहीं, हम आपके लिए करेंगे बहुत कुछ, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होंगे कंपलसरी के बाद हम कैफ स्टार्ट करेंगे। अब ये है कि चूंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है ना, मतलब हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगले कोर्स का टाइम आ गया है, बल्कि सर एल्विन का टाइम हो गया है, आप 5 मिनट्स का ब्रेक कर लीजिएगा, उसके बाद सर एल्विन आपका सेशन स्टार्ट करेंगे। हम एक सेशन अब चूंकि चंद दिनों के बाद एक जनरल सेशन भी रख देंगे, दोबारा रखेंगे, जिसमें हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके जो सवालात आ रहे हैं ना जनरल नेचर के, उसको मैं और पूरी टीम मिलकर आपको गाइड करेंगे कि जी ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करो, ये करो, सारी चीजें सेट हो गया। होपफुली बेटा आपको बात समझ आई होगी, होपफुली आपका सेशन बेटा अच्छा रहा होगा, मजा आया होगा आपको। और जो भी आपका इस पे फीडबैक हो वो आप मुझे जरूर दीजिएगा।